तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो पे देखा था, अपने जो एमसी है वो यंग के ट्रेनिंग कैंप पे आ जाता है और वहाँ पे ना अपना वहाँ पे मोटा भाई मिलता है जिसके साथ वो बकवास कर ही रहा होता है कि यंग वहाँ पे टपक पड़ती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो यंग है ना, उसने इन लोगों को कह रखा होता है कि इन दोनों को ना 1,000 एरो मारने हैं, तब भी ये जाके यहाँ से जा सकते हो, और अगर इन्होंने यहाँ से छुप के जाने की कोशिश की तो तुम्हें पता ही है वो उनके भज्जे तलेगी। और ये सब जान के जो अपना मुकेश होता है ना, उसकी तो फटके 64 हो चुकी होती है। वो कहते हैं अरे भैया मेरे तो 7.0 तक की स्ट्रेंथ है, मैं तो इसको करते करते मर जाऊंगा, इसलिए ग्रुप लीडर यंग हमसे गलती हो गई, प्लीज आप हमें छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो यंग है वो वहाँ से चली जाती है और अपने जो एमसी है वो कहता है अरे यार तुम यहाँ पे चिंता क्यों कर रहे हो, वो यहाँ से जा चुकी है, अब हम 1000 मारे या 2 उसको क्या घंटा पता चल रहा है। लेकिन जो मुकेश होता है वो कहता है देख भाई तुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसके लौंडे हमारे चारों तरफ हमारे ऊपर नजर रख के बैठे हैं, अगर हमने थोड़ी भी बेईमानी करने की कोशिश की तो हमारा जीना हराम कर देगी। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है ठीक है फिर चलो प्रैक्टिस करते हैं, वैसे भी यहाँ पे हमें कोई टाइम लिमिट तो दिया गया नहीं है, और वैसे भी याद रखो यार इंसानों के लिए स्ट्रेंथ का ज़्यादा होना अच्छी बात होती है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ अभी 9.1 है और इसके साथ मैं 7 पॉइंट की जो वो है उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुकेश इस चीज़ को देख के भरोसा करेगा। और उसके बाद तो दोनों वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ पे वहाँ पे ना कुछ लोग और आते हैं जो कि पहले अपने एमसी का मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन उन दोनों को कहते हैं कि वो लोग सेक्रेट रैंक के क्रिएचर को हंट करने के लिए जा रहे हैं और क्या वो लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहेंगे। और ये सुनते ही जो अपना मुकेश होता है वो कहता है कि क्या सेक्रेट रैंक क्रिएचर, लेकिन आखिरकार मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। और तभी एक बंदा कहता है अरे जो त्यान है उसने हम लोगों को बुलाया ताकि हम उसकी मदद कर सकें। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है क्या त्यान, क्या इसी वजह से जोआ वहाँ पे मीटिंग करने के लिए गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे को लीडर होंगा आता है जो कि कहता है बहुत बातचीत हो गई, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी जो अपना मुकेश होता है ना वो सीधे होंग के पास जाके ना उसको पैसों की गड्डी दिखाते हुए कहता है कि को ग्रुप लीडर होंग आप जाके ग्रुप लीडर यंग से बता सकती हैं कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन जो होंग है ना उसके पैसों को हटाते हुए कहता है तुमने हमारे ग्रुप को सोच के रखा है। और उसके बाद जो अपना एमसी है उसके पास जाते हुए कहता है और हाँ तुम तो सोचना ही मत कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, तुम्हें बस स्टेशन मास्टर जोआ ने यहाँ पे रिकमेंड किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ग्रुप पे किसी कचरे को ले लेंगे। और ऐसे भी ग्रुप लीडर यंग ने तुमको 1000 एरो मारने के लिए कहा है, उसको खत्म किए बिना तुम कहीं जा भी नहीं सकते। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसको देखिए जो अपना एमसी है वो मुकेश से कहता है ऐसा लगता है कि ये ग्रुप सच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो मुकेश वो कहता है घंटे का स्ट्रिक्ट है, ये साला होंग मेरे से बार बार पैसे लेता है लेकिन पता नहीं आज ये एक्टिंग क्यों कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई वो तुमसे बहुत ज्यादा अपसेट है। और जो अपना एमसी है कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर वो बंदा मेरे से अपसेट क्यों है। और तभी जो मुकेश है वो बताता है उनकी जो ग्रुप लीडर यंग है ना उसको ये बंदा पसंद करता है, और क्योंकि जो यंग है वो अपने एमसी से थोड़ा गुस्सा है इसलिए वो बंदा अपने एमसी को इस तरह से ट्रीट कर रहा है। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी कहता है कि क्या उस रीजन की वजह से मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कल सेक्रेट एंड क्रिएचर को हंट करने के लिए जरूर जाएंगे। और उसके बाद वो एक एरो चलाता है जो कि सीधे जाके ना निशाने में लगता है। और इसको देख के जो मुकेश है ना वो भी शौक होते हुए कहता है कि क्या 150 मीटर तक वो भी तुम इतने अच्छे से निशाना लगा सकते हो। लेकिन जो अपना एमसी है वो तो सोचा होता है मेरी जो वो है उससे ये बहुत ही ज्यादा हल्की है, इसलिए बार बार शूट करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद लगातार वो टारगेट में ही एरो मारता है जो कि सीधे बीच में ही जाके लग रहे थे। और इसको देखिए जो मुकेश है ना उसकी फटके 64 हो जाते कि अपना एमसी इतना ज्यादा एक्यूरेटली कैसे मार रहा है। और अपने एमसी के इस तरह के अमेजिंग परफॉर्मेंस को देख के जो बाकी लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शौक होते हैं, और बाकी लोग तो इंप्रेस ही हो चुके थे और वो अपने एमसी की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो होंगे वो कहता है इस बंदे के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये बस यूजलेस है जो कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी जो अपना एमसी है वो भी मुकेश से कहता है ऐसे चुपचाप खड़े होकर सुनते मत रहो, आके यहाँ पे प्रैक्टिस करो। और जो मुकेश है वो भी प्रैक्टिस करते हुए कहता है ब्रदर अगर तुमने सच में ये कर दिखाया तो तुम तो मेरे आइडल बन जाओगे। और जो अपना लौंडा है वो तो हंसते हुए कहता है तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और अपने मन में सोचा होता है स्पीड के साथ तो मैं आधी रात तो किसी को खत्म कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, लेकिन सेक्रेट बीस्ट को हंट करने का चांस मैं मिस नहीं कर सकता। और इधर हम दूर जुआ को देखते हैं जो कि अपने एमसी को देख के सोच रही होती है अच्छा तो ये है हाउसेन, जुआ ने अच्छे बंदे को पिक किया, ये सच में कैपेबल है, लेकिन कुछ भी हो आप उसको इस ग्रुप में रहना या नहीं रहना ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और उसके बाद हम बहुत घंटों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे फाइनली इन लोगों ने 1,000 एरो मार दिए थे। और जो मुकेश है वो तो थकता हुआ नीचे बैठ जाता है और कहता है फाइनली हम दोनों ने मिलकर 2000 एरो मार ही दिए, मेरे हाथ तो दर्द कर रहे हैं। और जो अपने एमसीओ कहता है अपने घर जाके हाथों में कुछ मेडिसिन लगा लो, इसकी वजह से कल के हंट में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी जो मुकेश है ना वो सीधा खुश होते हुए अपने एमसी के पास जाते हुए कहता है ब्रदर सैम तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, अगर मैं कोई लड़की होता तो तुम्हारे प्यार में पड़ जाता। और जो अपना एमसीओ कहता है लकी हो तुम कि तुम नहीं हो। और ऐसे ही फिलहाल के लिए ये सब बकवास बंद करो, हमें ये जानना होगा कि कल आखिरकार हम किस तरह के सेक्रेट क्रिएचर को हंट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रिपेयर रहना होगा। लेकिन अपना जो मुकेश वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो यार, मैंने तो सुबह ही पता लगा लिया था, इस दुनिया में ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको पैसे देके खरीदा नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि जो मुकेश है उसने यंग के असिस्टेंट को पैसे खिला के उसके बारे में पता लगा लिया था कि वो जो सेक्रेट क्रिएचर है वो एक फ्लाइंग टाइप का है। और ये सुनते जो अपना एमसी है उससे पूछता है क्या फ्लाइंग टाइप का है, इसका मतलब उसकी जो डिफिकल्टी है वो तो बहुत ज्यादा हाई होगी। और जो मुकेश है वो कहता है कि हाँ, और जो त्यान का ग्रुप है उनमें ज्यादा लोग एरो शूट नहीं कर सकते, इसलिए उनको हमारी मदद चाहिए। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोचने लगता है कि इस तरह के फ्लाइंग टाइप के क्रिएचर को मारना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और जो नॉर्मल एलओए एरो है वो उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते, उसके लिए उसको
उसको जेट स्टील का एरो चाहिए। और उसके बाद वो घर जाके अपना वही डार्क मार्केट में ढूंढने लगता है कि उसको कहाँ से मिल जाए। लेकिन जितने भी जेट स्टील की चीजें थी वो बहुत ज्यादा महंगी थी, लेकिन उसको एंड पे एक एरो मिल ही जाता है जो उसको अपने प्राइस के अंदर लगती है। और उसके बाद वो उस बंदे से कांटेक्ट करता है जो कि उसे बेच रहा था। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना एमसी है वो रेड लाइट एरिया पे आया होता है और वो सोच रहा था, वो सुनने में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। अब मुझे समझ में आया कि वो आखिर ऐसा क्यों लग रहा था। और उसके बाद उसको कुछ घंटे पहले की चीज़ें याद आती हैं जहाँ पे वो जैसे ही उस बंदे को कहता है कि वो उसको डिलीवर कर दे, लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम्हें खुद आना होगा। और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे एक बंदा उसको कोफ्चे में बुला रहा था और जब अपना एमसी है वहाँ पे जाता है तो जो बंदा है वो कहता है अच्छा तो तुम ही एरो खरीदने वाले हो। और उसके बाद तो बंदा अपने एमसी को एरो दिखाता है और कहता है इसको मैंने खुद से बनाया है, अगर तुम चाहो तो इसको टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद तुम मुझे पैसे दे देना। और जो अपना एमसी उसको देख के इंप्रेस होते हुए कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और उसके बाद तो अपने डैगर को निकालते हुए कहता है क्या मैं इसको काट के देखूं। और जो बंदा वो कहता है कि क्या स्टील चॉप सीरीज का डैगर, हाँ तुम ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो उस एरो को अपने डैगर से हमला करता है, लेकिन उसका जो डैगर है ना वही बैंड हो जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वो जो बंदा उसको बताता है कि उसने इस एरो को कैसे बनाया। और उसका जो एरो है वो किसी मशीन से बने हुए एरो से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी स्किल उनसे बहुत ज्यादा तगड़ी है। और ये जानने का जो अपना एमसी है वो उसको पैसे देते हुए कहता है पहले तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और जो बंदा वो कहता है ठीक है, और वैसे भी अगर तुमको और कुछ सामान चाहिए तो तुम मुझे यहाँ पे ढूंढ सकते हो। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे त्यान और लो अपने लोगों के साथ एंट्रेंस गेट पे खड़े होते हैं। और तभी जो लो है वो कहता है देखो वो साला कमीना यहाँ पे वापस आ गया है, इस बार मैं इसको जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं वहाँ पे जुआ अपने एमसी और यंग आ जाते हैं अपने ग्रुप को लेकर। और जो त्यान है उनका थैंक्स करता है कि उनके ग्रुप को लेके आई। और जो जुआ है वो भी कहता है कि हमारी ग्रुप तुमको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन तभी जो लुआ है ना वो अपने एमसी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारे ऐसे कचरे कब से गॉड शूटिंग ग्रुप पे ज्वाइन होने लगे। लेकिन तभी जो जुआ है वो कहती है लुओ मैंने तुमको पहले कहा था ना, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, ये मेरी टीम का मेंबर है, इसको छूना बंद करो। और तो जो त्यान है ना वो भी वहाँ पे आता है और लोगों को पीछे हटाते हुए कहता है अरे लो यार तुम क्या कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि जुआ के लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट हो। और जो लो है वो भी उसको ठीक है कह के ना पीछे हट जाता है, लेकिन वो जाते हुए कहता है साले कमीने कचरे औरत के पीछे छुपता है। और वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पे जो अपना मुकेश होता है वो कहता है ब्रदर सैन वो साला कितना बड़ा कमीना है। लेकिन अपना एमसी कहता है वो बस भोंकने वाला कुत्ता है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पार देखते हैं जहाँ पे इनकी टीम आ चुकी थी उस चीज़ को मारने के लिए। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है मैं अपनी टीम को लेके जाती हूँ और उसको बाहर निकालती हूँ, तुम लोग प्लान के अकॉर्डिंग काम करना। और तभी जो त्यान है ना वो बहुत सारे जेट स्टील के बने हुए एरो लाता है और यंग से कहता है इनको तुम अपने टीम मेंबर में बांट देना, लेकिन हाँ इसे छोड़ के। और वो अपने एमसी की बात कर रहा था। और तो जो यंग होते हैं वो कहते हैं लेकिन आखिरकार मैं इसे क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि ये भी तो मेरा टीम मेंबर है। लेकिन जो त्यान वो कहता है देखो ये एरोस मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ, इसलिए मेरा इतना तो राइट बनता है कि मैं डिसाइड कर सकूँ कि कौन इसे यूज करेगा और कौन नहीं। और ये सुनते ही जो यंग है वो कहती है हाँ ऑफकोर्स तुम यहाँ के इंचार्ज हो तो तुम्हारे हिसाब से हम चलेंगे। और उसके बाद तो अपने एक बंदे को बुलाते हुए कहती है लास्ट टेस्ट में जो भी टॉप 5 बंदे आए थे उनके बीच इन एरोस को 20-20 करके बांट दो। और रही बात हमारे एरोस की तो इन्हीं एरोस जितने ही बेहतर है तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो सोचा होता है ऐसा लग रहा है कि जो त्यान है वो यहाँ पे सोच का है कि वो हांस से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी देने वाला है। सच में ये बंदा कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, मैं तो इसको सीरियसली बहुत ज़्यादा मारना चाहती हूँ। और उसके बाद जो अपना लुआ होता है ना बाकी सबको बुलाता है और कहता है कि चलो चलो वहाँ पे खड़े मत रहो, यहाँ पे आके ये सब ले लो। और उसके बाद तो अपने एमसी और मुकेश को वहाँ से साइड हटा देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। और जो मुकेश है वो तो उसके ऊपर गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन जो अपना एमसी है उसको शांत करते हुए कहता है अरे यार छोड़ो इनको जाने दो। और उसके बाद वो लोग दूर जाके खड़े हो जाते हैं और जो मुकेश होता है वो कहता है ये बंदा सच में पागल हो चुका है, क्या उसे सच में लगता है कि वो एक नोबल और पावरफुल पर्सन है। एक तो उसने तुम्हें कोई एरो भी नहीं दिया और ऊपर से उसने हमारी बेइज्जती भी की। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है ये नॉर्मल बात है क्योंकि मैं उसके रास्ते में ना कांटे की तरह हूँ और इसी वजह से वो मुझे कोई एरो देना नहीं चाहता। और इस उनके जो मुकेश है वो कहता है क्या बड़े भाई तुम उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो, क्योंकि मैं तो उसे बहुत ज़्यादा पीटना चाहता हूँ। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है देखो मैं गुस्सा तो हूँ लेकिन मैं ये ज़्यादा माइंड पे नहीं लेता। और वैसे भी अगर तुम्हें कोई चीज़ साबित करनी है तो अपने मुंह से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ से बात करो, नहीं तो वो तुम्हें जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे। और वैसे भी अगर हम हेवनली ब्लड क्रिएचर को मार देते हैं और अगर हम लकी हुए तो हमें उसका बीस्ट स्पिरिट भी मिल जाएगा, तब त्यान की शक्ल देखने लायक होगी। लेकिन तभी जो मुकेश वो कहता है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि माउंटेन की हर जगह पे त्यान के बंदे खड़े हैं, जैसे वो क्रिएचर बाहर आएगा वैसे ही हर लोग उसके ऊपर एस्ट्रल एरो से अटैक करेंगे और हमारे पास ये जो ऑर्डिनरी एरोस हैं ये तो उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं करेंगे। और ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना बहुत जोर से रोर की आवाज आती है और इसको सुन के जो मुकेश है वो कहता है कितनी डरावनी आवाज है। और तभी वहाँ पे एक ड्रैगन अपीयर होता है जो होता है पर्पल स्केल ड्रैगन। और इसको देखते ही जो यंग है वो अपने बंदों को ना उसके ऊपर शूट करने के लिए कहती है। और इतना सुनते ही सारे उसके टीम मेंबर्स उसके ऊपर ना भाई पूरे एरोस की बारिश कर देते हैं, लेकिन उससे वो जो ड्रैगन है ना उसको घंटा कुछ नहीं होता। और जो मुकेश है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि ये जो एस्ट्रल एरो है वो भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, उसके ये जो पंख है ऐसा लग रहा है वो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। और जो अपना एमसी वो अपने एरो को बाहर निकालते हुए कहता है ये एरो उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे,
उन्हें उनकी आंखों में निशाना लगाना होगा। और उसके बाद तो अपने तीर को चढ़ाते हुए सोचा होता है मेरे पास बस एक ही एरो है जिसमें बस 1.2% ही जेट स्टील का कंटेंट है, इसलिए मुझे सही मौके में और सही जगह पे निशाना लगाना होगा। और तभी जो मुकेश है वो कहता है अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार त्यान ने इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया, क्योंकि इतने सारे लोगों से उस ड्रैगन का अटेंशन उन लोगों पे चला जाएगा तो त्यान उसे आराम से मार सकता है। और तभी हम त्यान को देखते हैं जो कि ऐसा ही करता है, वो सीधे जंप करते हुए कहता है ड्रैगन अब तुम मेरे हो, और वो सीधे उस ड्रैगन को ऊपर ना एक तीर चला देता है जो कि सीधे जाके उस ड्रैगन के एक पंख को फाड़ देता है, जिससे वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा दर्द में चिल्लाता है। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोचा था नहीं अभी सही टाइम नहीं आया है, उस ड्रैगन का डिफेंस अभी तक कम नहीं हुआ, इसलिए मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। और हम तभी यंग को देखते हैं जो कि कहती है त्यान मैं बस तुम्हें हमारा इस तरह से फायदा उठाने नहीं दूंगी। और उसके बाद तो भी अपने बो एरो को बाहर निकाल के सीधे उसके ऊपर शूट कर देती है, जिससे उस ड्रैगन का दूसरा पंख भी इंजर्ड हो जाता है। और तभी जो त्यान है वो कहता है उस बीस्ट के दोनों पंख इंजर्ड हो चुके हैं, जल्दी से चलो, वो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगा। और उसके बाद तो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो भी उसका पीछा करने लगता है। और वो सोच रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे वहाँ पे पहुंचने से पहले ये लोग उसको मार डालेंगे। और तभी जो मुकेश है वो भी अपने एमसी से कहता है भाई अब हम क्या करें, ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ पे जल्दी से पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है अपनी जुआ की, जो कि अपने 20 सोल पे बैठ के आई होती है। और इसको देख के अपना एमसी भी सदमे में होता है कि जुआ आखिरकार ये इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे पहुंच गई। लेकिन तभी जो जुआ है वो अपने एमसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और अपना जो एमसी है उसे देख के सीधे उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके घोड़े में बैठ जाता है, घोड़ा या बिस्ट जो भी है उसके ऊपर बैठ जाता है। और तभी जो मुकेश है वो भी कहता है अरे मुझे भी तो ले लो, लेकिन उसको कोई पूछता तक नहीं, उसको छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पर जो अपना एमसी है वो जुआ की कमर को पकड़ते हुए सोचा होता है मैं पक्का श्योर हूँ इसकी कमर बहुत ही ज़्यादा पतली है, लेकिन ये साला आर्मर मेरे बीच में आ रहा है। और इसके ये सारे सोच को ना अपनी जुआ पकड़ लेती है और वो कहती है हे संभाल के, बस मुझे कहा गया था कि तुम शूटिंग में अच्छे हो इसलिए मैं तुमको अपने साथ लेके जा रही हूँ, ये ठगी वाले ख्याल अपने दिमाग से हटा दो। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ हाँ मैडम जी मैं कुछ नहीं कर रहा। और वो सोचा होता है तुम्हारे मेरे ऊपर क्रश है इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मैं भी तुमको कह सकता था। और उसके बाद ये लोग यंग के पास आते हैं, जो जुआ है वो सिचुएशन के बारे में पूछती है और जो त्यान है वो तो भाई अपने एमसी को उसके साथ देके पूरा जल भुन जा रहा होता है। और तो जो यंग है वो कहती है वो जो ड्रैगन है वो पहाड़ी के ऊपर जाके गिरा है, इसलिए अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। और तो जो जुआ है वो कहती है हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा ताकि हम ऊपर जाकर उसको मार सके, नहीं तो हम ये जो मौका है उसे मारने का वो खो देंगे, क्योंकि टाइम के साथ वो अपने आप को हील कर लेगा। और तो जो त्यान कहता है हमें कुछ लोगों को ऊपर भेजना होगा ताकि वो उसको नीचे ला सके, लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो तो बात कर रहे होते हैं कि ऊपर जाने की हिम्मत कौन कर सकता है, क्योंकि पहाड़ी से अगर कोई गिरा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, और ऊपर वो ड्रैगन भी तो है, अगर ऊपर चढ़ता है तो उसकी मौत पक्की है। और तभी जो त्यान है वो कहता है क्या तुम लोग अभी हार मान जाओगे, इतना दूर आने के बाद जो भी ऊपर जाकर उस ड्रैगन को बाहर निकालेगा मैं उसके हिस्से में ज़्यादा मीट दूंगा। और ये सुनते ही बाकी सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपना जो एमसी है वो तो मन में सोच रहा होता है देखो फट्टू को, ये पिछली बार की तरह ही कर रहा है, दूसरों के जान को खतरे में डाल के खुद की जान बचाना। लेकिन तभी जो जुआ होती है वो रेडी हो जाती है जाने के लिए और कहती है जिसको भी ज़्यादा मीट चाहिए वो मेरे साथ चलो। लेकिन जो त्यान है वो उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रुक के वेट करो। लेकिन जो जुआ है वो कहती है मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। और तो जो त्यान है ना वो अपने एमसी को भी धक्का मारते हुए कहता है जाओ उसके पीछे और उसको प्रोटेक्ट करो। और अपने मन में सोचा होता है इसे तो यहाँ पे मर जाना चाहिए। और अपना जो एमसी वो भी ये समझ जाता है कि वो उसे मारना चाहता है। और उसके बाद ये लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं, जब जो जुआ है उसके पीछे ही अपना एमसी था और जो ऊपर पर्पल जेड ड्रैगन था और वहाँ पे आने वाले हर एक बंदे को खा जा रहा था और उनको मारते जा रहा था। जहाँ पे जो जुआ है वो सबको ऑर्डर देती है कि जल्दी से कवर ढूंढो और उसके ऊपर हमला करो। और इतना सुनते ही सब लोग ना पत्थर के पीछे कवर ले लेते हैं और उसको और हमला करते हैं, जिससे वो जो ड्रैगन है वो और भी ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी जो अपना एमसी है वो भी अपने जेट स्टील का एरो लेके रेडी हो जाता है उसको मारने के लिए, क्योंकि वो जो ड्रैगन वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था और अपना एमसी इस मौके को खोना नहीं चाहता था। लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता है और वो देखता है तो उसके पीछे त्यान अपने 20 सोल को लेके आ चुका था, जहाँ पे इससे पहले कि अपना एमसी कुछ कर पाता त्यान अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कमीने तुम्हें तो यहाँ पे मरना ही था, लेकिन अपना लौंडा उसके पास है प्लॉट आर्मर तो मर कैसे सकता है। और रस्सी के बल वहाँ पे बच जाता है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो पत्थरों से ना बहुत तेजी से टकराती है, जिससे उसको बहुत ज्यादा पेन भी होता है। और वो कहता है थैंक्स कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो आज मेरे चिथड़े उड़ जाते। साला कमीना त्यान ये मुझे यहाँ पे मारना चाहता है। और उसके बाद वो ऊपर चढ़ते हुए सोच रहा होता है लेकिन मैं इसका ये सपना पूरा नहीं होने दूंगा। और उसके बाद हम यहाँ पे त्यान और अपने जुआ को देखते हैं जो कि अपने 20 सोल वाले फॉर्म पे आके ड्रैगन से लड़ रहे होते हैं। और अपने एमसी उनको देख के सोचा होता है मुझे और थोड़ा वेट करना होगा, अभी सही टाइम नहीं आया है, सही टाइम आते ही त्यान के मुंह से मैं उसका निवाला छीन लूंगा। और तभी जो जुआ और त्यान है वो दोनों मिलके उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो जो ड्रैगन है फिर भी उसके ऊपर ना भारी पड़ रहा होता है। और तभी जो जुआ है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं और त्यान से कहते हैं ये मरने वाला है, इसलिए चलो इसके ऊपर आखिरी हमला करते हैं। और जो त्यान है वो भी अपने स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ जाता है और उसके बाद ये दोनों मिलकर उसके स्तनों के ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पे वो ड्रैगन लौंडा था और उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ये लोग उसे औरत बना रहे हैं और वो गुस्से से उन दोनों को दूर पटक देता है।
और जो जुआ है वो सीधे जाके एक पत्थर से टकराते हैं, जिसमें जो पत्थर है वो भी टूट जाता है। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसकी औरत को इसने छू कैसे लिया। और तो वो जो ड्रैगन है ना वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और इसको देख के जो सब लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो यहाँ से भागने वाला है। और जो अपना एमसी है वो सीधे ड्रैगन के पास ना भागने लगता है और अपने एरो को निकालने लगता है। और साथ ही साथ जो तियान है वो भी अपने बो एंड एरो को बाहर निकालता है और सीधे उसके ऊपर अपना एरो छोड़ देता है। और तभी जो अपना एमसी वो कहता है आप है सही मौका, और वो भी अपने एरो को छोड़ देता है। जहाँ पे इन दोनों एरो के बीच रेस लगने लगती है, और क्योंकि अपने एमसी का एरो लंबा और मोटा था इसीलिए वही मैटर करता है, और वो सीधे जाके उसको पेल देता है। जहाँ पे जो ड्रैगन है वन शॉट किल हो जाता है। इसको देख के सब लोग सदमे में हो जाते हैं कि साला ये पिछवाड़े के नशे करने वाला यहाँ पे उसको मार गया, तियान का ड्रैगन चुरा लिया। और जो तियान है ना वो भी गुस्से में आके अपने एमसी के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है हे जल्दी बता तुझे इसका सोल स्पिरिट मिला कि नहीं मिला। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है कि देखो यार मुझे भी एक 20 सोल चाहिए, लेकिन मैं आउट ऑफ लक था, मुझे कुछ नहीं मिला। और उसके बाद हम जुआ और अपने एमसी को जुआ के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे जो जुआ है वो अपने एमसी से पूछताछ कर रही होती है कि क्या वो सच ही बता रहा है कि उसके पास वो नहीं है। क्योंकि देखो जो रूल है वो ये कहते हैं कि जो भी उसको मारेगा वो 20 सोल उसी का ही हो जाएगा। इसलिए जुआ उसको पैसों का ऑफर देती है और कहती है अगर तुम्हारे पास वो है तो तुम बस अपना रेट बताओ, मैं उसको खरीदना चाहती हूँ। जहाँ पे जो अपना एमसी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है और वो कहती है देखो यार मुझे सच में वो नहीं मिला, और अगर मुझे मिला होता तो मैं इस तरह से पैसे कमाने का चांस थोड़ी ना छोड़ता। और वैसे भी वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, सब लोग उस ड्रैगन को वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, और मैं भी वही चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो वहाँ से उड़ के चला जाए और तुम सबकी मेहनत बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने बस उसके ऊपर एरो चलाया, और मुझे क्या पता था कि मेरा एरो उसे मार डालेगा। और ये बस सुन के जो अपनी जुआ है वो भी उसके ऊपर भरोसा कर लेती कि हाँ भाई बेचारा सच ही कह रहा हुआ, क्योंकि इस तरह से 20 सोल पाना आसान नहीं होता। और उसके बाद वो अपने एमसी को समझाती है कि त्यान के पास ज़्यादा मत जाना अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर उसने तुमको पकड़ लिया तो तुमको जिंदा हजम कर जाएगा। और जो अपना एमसी वो भी सोचा होता है हाँ ये सही कह रही है। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो त्यान है बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने एमसी को कुत्तों की तरह पेल रहा होता है, और जुआ बीच में आके उसको बचाती है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो नंगा नहा रहा होता है। और हाँ मैं इसको तुमको नंगा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आजकल ना रंग कुछ ज़्यादा ही बिखर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे वीडियो में कुछ गंदा काम करो। और हमें पता चलता है कि जो अपना एमसी है ना उसके पास वो 20 सोल होता है, और जब उसने उसको किल किया था ना तभी उसको नोटिफिकेशन आ गया था कि उसको उसका 20 सोल मिल चुका है, और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जैसे ही नहा के बाहर आता है वो देखता है उसका जो पालतू था ना वो ब्रोंज टूथ वाला वो भी अपना हाई लेवल पे अपग्रेड हो चुका है, और इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको प्यार करने लगता है। और सोचा होता है इस तरह से अगर चलता रहा तो अगले 5 साल के अंदर मैं जो सेकंड लेवल का स्टील सेंचुरी है वहाँ पे भी चला जाऊंगा। और देन वो बिना किसी रहम के उसको मार डालता है और आराम से हजम कर जाता है, जिससे उसको 7 हेवनली जेन पॉइंट मिलते हैं। और अभी उसके पास टोटल 25 हेवनली जेन पॉइंट हो चुके थे, जिसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद वो सोचने लगता है कि अगला 20 तो कहाँ से लेकर आए, क्योंकि पिछली बार जो जेट स्टील का उसने एरो खरीदा था उससे उसके बहुत सारे पैसे चले गए, तो इस बार उसे थोड़ा सा ना अच्छा जगह देखना होगा। और उसके बाद तो उस वाले जगह के डार्क वेब को ओपन करता है, जहाँ पे उसको ना एक बंदे का कुछ लिखा हुआ मिलता है कि वो ना एक ऐसे वो जगह पे गया था जहाँ पे वो जहाँ ब्लैक कलर के स्टिंक भी होते हैं, और वो ना एक को बहुत मुश्किल से मार पाया था। और फॉर्चुनेटली उसको उसका ना 20 स्पिरिट भी मिल गया था, जो कि एक पॉइजनस एरो था, और अगर वो वहाँ से नहीं भागता तो वो लोग उसे वहीं पे मार डालते। और इसको देखिए जो अपना एमसी है वो बहुत सा खुश हो जाता है कि यहाँ पे म्यूटेड मॉन्स्टर्स हैं, और वो ना वहाँ पे जाने का डिसाइड करता है। लेकिन बस एक ही दिक्कत थी, वो जगह स्टील आर्मर सेंचुरी से बहुत ज़्यादा दूर थी, और ऊपर से उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बताया गया था। और अगर वो बिना तैयारी के वहाँ पे गया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, और ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन वो सोच लेता है कि भाड़ में जाए, जितना भी हो सकता है पहले मैं उतना करता हूँ, बात का बाद में सोचा जाएगा। और उसके बाद जो अपना एमसी है ना वो उसी बंदे के पास जाता है जहाँ से उसने वो एरो खरीदा था, जहाँ पे वो उसके शॉप में जैसे ही घुसता है उसके अंदर उसको बहुत सारे हथियार ना डिस्प्ले में मिलते हैं, और वो सारे के सारे हथियार उसी बंदे ने खुद बनाया था। और वो कहता है क्योंकि तुम मेरे एरो को खरीदने के बाद तुम यहाँ पे दोबारा आए हो, मतलब तुम मेरे रिपीट कस्टमर हो गए, इसलिए मैं तुमको कुछ बेहतर दिखाता हूँ। और उसके बाद वो बंदा अपने एमसी को एक छोटा सा डैगर दिखाता है जो कि ना 3 लाख का था। इसको देखकर अपने एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई ये तो उसी एरो के रेट का है, और ऊपर से इसमें जो जेट स्टील का कंटेंट है वो ज़्यादा है, और इसीलिए वो उसको ना खरीदने की बात करता है। लेकिन तभी अपने एमसी की आंखों पे ना एक तलवार जाती है, और वो उससे पूछता है आखिर वो तलवार कौन सी है जो कि सबसे अलग टंगी हुई है। और जो बंदा वो कहता है ये तलवार बहुत ही ज़्यादा खास है, इसमें 75% तक जेट स्टील है, और ये ना 100 मिलियन का है। और जो अपना एमसी वो कहता है कि भाई सच बता, इतना हो ही नहीं सकता, मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा कि इतना ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन वो जो बंदा है वो अपने एमसी को धक्का मार के अपने शॉप से बाहर निकाल देता है, और कहता है कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकता ना तो बात क्या मत करो। और जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है कि आजकल के टेक्नोलॉजी के साथ इतना ज़्यादा जेट स्टील का कंटेंट किसी वेपन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक हो सकता है, और ये 75% की बात कर रहा है।
और इसी के बारे में वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसको फैंग का कॉल आता है और फैंग उसको ना अर्जेंटली एक रेस्टोरेंट पे बुलाता है जहाँ पे जो वो उसको कुछ दिखाने की बात कर रहा था और अब एमसी उसको वीडियो कॉल में दिखाने की बात करता है, लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं भाई अपनी खुद की आंखों से देख तब तुझे मजा आएगा। और उसके बाद अगले दिन अपना एमसी उसी रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ पे जो फैंग है वो उसको एक ना रूम पे लेके आता है जहाँ पे ना उसका कजन पहले से बैठा होता है और उसका जो कजन है वो अपने एमसी को देखते ही हाय कहता है। और जो अपना एमसी है उसको थोड़ा अजीब लगता है कि साला ये अचानक से मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो गया, लेकिन वो उसको इग्नोर मारता है और वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। और तभी जो फैंग है ना वो उन दोनों को अपना बीस्ट सोल दिखाता है जो कि एक वेपन टाइप का था। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो भी शौक होते हुए कहता है अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। और जो फैंग है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है इसलिए मैं ये तुम दोनों को दिखाने आया था। और जो अपना एमसी है वो अपने मन में सोचा होता है अरे यार अब तो फैंग के पास भी एक म्यूटेंट बीस्ट का वेपन आ गया, मेरे पास कब आएगा। और तो जो फैंग है ना वो अपना पुराना डैगर अपने एमसी को देते हुए कहता है अब क्योंकि मेरे पास ये है तब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो अपना एमसी है वो शौक होते हुए कहता है लेकिन ये तो जेट स्टील डिस्ट्रॉइंग सीरीज़ का है और ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, मैं इसको नहीं ले सकता। लेकिन जो फैंग वो कहता है अरे तुम मेरे अच्छे दोस्त हो यार और ऊपर से मुझे आप इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए तुम इसको ले सकते हो। और जब एमसी है वो भी अपने मन में ना खुश होते हुए सोच रहा होता है फैंग सच में मेरा लॉयल दोस्त है, मैं फ्यूचर में इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और वैसे भी मेरा जो डैगर था वो तो उस जेट स्टील के एरो को चेक करने के चक्कर में टूट गया था इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत थी। और जो अपना एमसी का कजन हाउ है ना वो भी अपने फैंग और एमसी को देख रहा होता है जहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो भी सोचा होता है मुझे भी हानसेन के साथ इतना ही क्लोज जाना होगा क्योंकि ये जुहा के साथ है और जब तक मैं उनके स्टील आर्मर सेंचुरी के रेजिमेंट में घुस सकता हूँ तब तक मुझे इसके पास जाना ही होगा। और उसके बाद अपने एमसी के पास जाता है और अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहता है हानसेन कुछ बात। लेकिन तभी ना दरवाजे में कोई पीटते हुए कहती है साले कमीने कहाँ पे हो। और हम देखते हैं ये ना हानहाओ की माँ थी जो कि बहुत ज़्यादा मोटी है और वो वहाँ पे दौड़ते हुए आती है अबे साले कमीने तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तुमको तब से ढूंढ रही हूँ, आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हें पता है ना हमें बैंकेट पे जाना है, मिस्टर हु ने इस सिटी के सारे एलाइट्स को बुलाया है और तुम यहाँ पे झक मार रहे हो। मिस्टर हु अपने बेटे के भी कुछ दोस्तों को बुलाने वाले हैं जो कि यहाँ के सबसे ज़्यादा एलाइट फैमिली में से हैं और उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तुम्हें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए यहाँ पे नहीं। और जो अपना एमसी का कज़न होता है वो तो अपनी मम्मी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जो मम्मी है वो कहती है अपनी बकवास बंद करो। वैसे भी लीन बिंग फैंग भी सक्सेसर हैं जुआंग मिनियन कंपनी के और वो भी इस बैंकेट में आने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि वो भी स्टील शेल्टर में जाने वाले हैं इसलिए तुम्हें उसके साथ करीबी बढ़ानी चाहिए। और इस उनके जो हाउ है ना उसका भी दिमाग चेंज हो जाता है, वो भी सोच रहा होता है कि हाँ मम्मी सही कह रही है, अगर मैं उनसे करीबी बढ़ा लेता हूँ तो मुझे हानसेन के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद तो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब जो फैंग है ना वो कहता है हाउ अभी बच्चा नहीं रहा, अभी भी उसे क्या करना है क्या नहीं करना वो उसकी मम्मी कैसे बता सकती है। और इधर जो अपना एमसी है वो तो सोच रहा होता है कि लिन पाई फैंग ये नाम कहीं पे सुना हुआ लग रहा है। और उसका थोड़ा सीन कट होता है और हम उसी बैंकेट हॉल को देखते हैं जिसके बारे में हान हाओ की माँ बात कर रही थी। और वहीं पे ही हमें पता चलता है कि लिन वाई फैंग और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जिसको अपने एमसी ने उन मॉन्स्टर के झुंड से बचाया था, याद है जो पहाड़ के ऊपर खींच लेता है उसको। हाँ तो ये वही बंदा है जिसके ऊपर की एक लड़की ना लाइन मारने का ट्राई कर रही थी और बाकी जो वहाँ के लोग हैं ना वो भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा लकी है। और तभी वहाँ पे अपना हानहाओ अपनी माँ के साथ आता है और जो हानहाओ की माँ है वो अपने आप को और हानहाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है और इन दोनों को देख के जो बाकी लोग हैं वो भी खुसुर खुसुर करने लगते हैं कि ये दोनों तो वही हान कॉर्पोरेशन से हैं और ये दोनों कोई बड़े फिगर नहीं है, शायद ये लोग उससे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर हम हानहाओ और उसकी माँ को देखते हैं जहाँ पे जो उसकी माँ है वो कह रही होती है मेरे बेटे को भी अभी स्टील सेंचुरी में डाल दिया गया है, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाए। और जो हानहाओ है वो भी कहता है कि हाँ मैं स्टील आर्मर सेंचुरी से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हो। और इनकी बातों को सुनकर जो लीन होता है वो भी कहता है कि अरे हाँ 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 मैं समझ गया ठीक है। लेकिन तभी जो हानहाओ की माँ है उसकी नज़र किसी बंदे पे जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि अपना लौंडा होता है जो कि कह रहा होता है अरे यहाँ का खाना तो तगड़ा था। और उसका जो दोस्त फैंग वो कहता है कि हाँ यहाँ का जो शेफ है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास का है। और इधर हानहाओ की माँ तो इसको देख बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो लीन से कहती है आप दोनों थोड़ा बातचीत करिए, मैं थोड़ा कुछ चीज़ें संभाल के आती हूँ। और उसके बाद तो सीधे जाके अपने एमसी का हाथ को पकड़ के वहाँ से बाहर निकालने लगती है और कहती है कमीने बच्चे तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, हानहाओ ने मुझे सब कुछ बता दिया कि स्टील आर्मर सेंचुरी में तुम्हारी कितनी इज्जत है इसलिए तुम यहाँ से निकलो। और ऐसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी स्टील आर्मर सेंचुरी पे हो तो तुम भी अमीरों के बीच आके ऐसे घूम सकते हो। लेकिन जो अपना एमसी कहता है देखिए मैं कहाँ पे जा रहा हूँ कहाँ पे नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं आप लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये सुन के उसकी आंटी बहुत से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद चिल्लाने लगती हैं। और इन सब चीज़ों को जो लीन है वो भी देख रहा होता है और वो हानहाओ से कहता है तुम्हारी मदर किसी के साथ कुछ कह रही है लग रहा है। और वैसे वो पर्सन तो, लेकिन वो जैसे अपने एमसी को देखते हैं वो पहचान जाता है और सीधे उसके गले लगते हुए कहता है अरे हानसेन ये तुम हो, मैंने तुमको ढूंढ निकाला, मैं बता नहीं सकता मैंने तुमको कितना ज़्यादा मिस किया। और इधर जो अपना एमसी है वो भी सोचा साला अब ये नमूना कौन है। लेकिन जो लीन होता है वो कहता है अरे हानसेन मेरे सेवियर, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मैंने जब पता लगाया कि तुम स्टील सेंचुरी पे हो तो मैं भी यहाँ पे तुम्हें ही ढूंढने आया था और देखो तुम मुझे मिल भी गए। और जो फैंग है वो भी शौक में होता है और अपने एमसी से पूछता है अरे हानसेन तुमने बताया नहीं कि तुमने मिस्टर लिन को बचाया था और आखिर ये सब हुआ कब।
और जो बाकी लोग होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा शौक होते हैं और वो भी सोचा होता है कि क्या इसने मिस्टर तियान को बचाया, इसका मतलब ये भी बहुत ऊपर जाने वाला है, क्या ये सिंगल है, हम अपनी बेटी की शादी इससे करवा क्यों नहीं देते। और इस तरह के बहुत सारी बातचीत चल रही होती है और यहाँ पे हम इन दो माँ बेटों को देखते हैं जो कि सदमे में होते हैं कि साला इसने इसको कब बचाया। और इधर जो अपना एमसी है वो कहता है देखो लिन, यहाँ पे थोड़ी जगह बहुत ज़्यादा भरी हुई है तो हम कभी और बात कर लेंगे। और जो लिन होता है वो कहता है अरे आप कहाँ पे जा रहे हैं, बाहर मेरा पर्सनल प्लेन पड़ा है, आप कहो तो मैं आपको एक राइड दे दूँ। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है कि अरे नहीं नहीं मिस्टर लिन, मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। और जो यहाँ पे लिन है वो तो भाई उछलता हुआ कहता है कि हाँ ठीक है, हमने ऐसे और भी ज़्यादा मिलते रहेंगे फ्यूचर में, और हाँ आज से आप मेरे बॉस हैं। और ये सब बातें बाकी सारे लोग सुन रहे होते हैं और सारे सदमे में होते हैं कि आखिरकार ये बंदा ऐसा है कौन जिसको कि मिस्टर लिन इतना ज़्यादा ट्रीट कर रहे हैं, और ऊपर से इसने तो उसको अपना बॉस भी मान लिया। लगता है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, अगर ये नॉर्मल पर्सन होता तो ये मिस्टर लिन को कैसे बचाता, ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। और इधर हम अपने फैन को देखते हैं जो कि अपने एमसी को कहता है अरे यार तुम तो यहाँ पे हीरो बन गए, वैसे तो मैंने बताया नहीं कि आखिरकार तुमने मिस्टर लिन को बचाया कैसे। और जो अपने एमसी वो कहता है अरे इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, पहले यहाँ से तो निकल जाए, उसके बाद मैं तुमको सब बताता हूँ। और उसके बाद हम इन दोनों माँ बेटों को देखते हैं जो कि भाई छोड़ो बोलने की जरूरत नहीं है, समझ ही सकते हो एक्सप्रेशन देख के, मतलब गोरी गोरी चमड़ी इनकी कोयले की खान बन चुकी थी। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं लिन को यहाँ पे मिल जाऊंगा, और ऐसे भी उसको देख ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मालदार पार्टी है, इसका मतलब उसने मेरे से जितनी भी उधारी ली है वो पैसा वो आराम से दे देगा। लेकिन तभी वो दूर देखता है कि कोई बहुत बड़ी चीज ब्लास्ट होती है और इसको देख के वो भी शौक हो जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। और तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि कोई अनजानी सी चीज यहाँ पे डिटेक्ट हुई है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इसको देखते ही जो अपना एमसी है वो सीधा उसके पास भागने लगता है और सोचा होता है अगर मैंने सही देखा है तो जो फायरबॉल है वो एक स्पेरिकल एयरक्राफ्ट है, और बस सूरा रेस ही ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट्स होते हैं। और उसके बाद हमें सूरा लोगों के बारे में बताया जाता है कि सूरा एक ऐसी रेस है जो कि लौती ह्यूमंस की दुश्मन है। ये दिखने में काफी हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका जो मार्क्स होता है और इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो इनके स्टेटस को दिखाते हैं। इंसानों और सूरा के लोगों के बीच ये जो लड़ाई है ये सदियों से चल रही है। पहले जो सूरा के लोग थे वो स्ट्रेंथ, फिजिक्स, हर किसी चीज में इंसानों से आगे थे, लेकिन जैसे ही 2 साल पहले इंसानों ने हेवनली शेल्टर्स को डिस्कवर किया उसके बाद से सब कुछ बदल दिया। अब इन लोगों के बीच हमेशा टाई होती रहती है। और उसके बाद हम वापस से देखते हैं जहाँ पे सारे लोग वहाँ से डर के भाग रहे होते हैं क्योंकि इनके सारे कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहे होते। और जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है ये तो एलायंस का रेयर एरिया है, आखिरकार सूरा के लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और उसका जो अपना एमसी है उसी बिल्डिंग के नीचे आ जाता है जहाँ पे ऊपर दिखता है तो एक बॉल जैसी चीज उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए अंदर घुसी होती है और वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची ना लटक रही होती है और रोते हुए ना मदद मांग रही थी। और इसको देखिए जो अपना एमसी है वो भी सदमे में होता है और वो भी कहता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा खतरे में है, ये तो मर सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो बॉल जैसा स्पेसशिप था ना उसका दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक सूरा का बंदा बाहर आता है। और इसको देख के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है क्या एक गोल्डन हॉर्न, इसका मतलब ये सूरा लोगों में से नोबल्स में आता है। और तभी वो जो सूरा है वो उस लड़की को देख लेता है और सीधे उसको मारने के लिए अपने हथियार को ऊपर उठाता है। और तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि पूरी तेजी से वहां पे बढ़ने लगता है, वो भी अपने सारे के सारे जो आर्मर है ना उसको फ्यूज करके। और दूर से एक कैमरामैन ना उसको रिकॉर्ड कर रहा था और वो भी शौक में होता है कि आखिरकार ये वो देख क्या रहा है। और उसके बाद हम उसी सूरा को देखते हैं जो कि उस लड़की को मारने ही वाला था कि तभी जो अपना एमसी है वहां पे पहुंच जाता है और उस लड़की को पकड़ के उस सूरा के ब्लेड को अपने हाथों से ही रोक देता है। और इसको देख के वो जो कैमरामैन वाला रिपोर्टर था वो भी कहता है कि क्या उसने उस बच्ची को बचा लिया, ये तो गोल्डन वाला मैन है, ये तो गोल्डन मैन है। मैं हमेशा से कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ चाहता था, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा लकी हूँ, आज मुझे डेफिनेटली एक बढ़िया हेडलाइन मिलेगी। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उस लड़की से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अपने मन में ही सोचा होता है उसकी जो स्वॉर्ड है वो मेरे आर्मर को चीर सकता है, इसीलिए मैं उससे अभी लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन ये सब अपना एमसी सोच ही रहा होता है कि वो जो सूरा है ना वो सीधा अपनी जगह से जंप करके अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है। और अपना जो एमसी है वो भी सोचा होता है कि कितना ज्यादा तेज है। और उसके बाद वो भी और भी ज्यादा तेज में उड़ते हुए एक बिल्डिंग के पास जाता है और उसके ग्लास को तोड़ के उसके अंदर जाता है और उस लड़की से कहता है तुम जाके एक टेबल के अंदर घुस जाओ, मैं तुमको बचा लूंगा। लेकिन तभी वो कुछ देखता है और वो सोचा होता है आखिरकार यहाँ पे ये इतने सारे क्यों हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वो सूरा के अपने एमसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो अपना एमसी है वहाँ से हिलता ही नहीं है। और वो सोचा होता है डैम इट, ये बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और दूर से हम उस कैमरामैन को देखते हैं जो कि यही सोच रहा होता है कि अगर वो बंदा उसको डॉज क्यों नहीं कर रहा, वो तो वहाँ से जा सकता है। हम देखते हैं ये सब चीजें ना ऑनलाइन में लाइव टेलीकास्ट भी हो रही होती है और ऑनलाइन में जो लोग होते हैं वो भी बातचीत कर रहे होते हैं कि वो गोल्डन वाला इंसान उससे लड़ नहीं पाएगा, वो जाता है वहाँ पे टिक नहीं पाएगा। और आखिरकार वो वहाँ पे कर क्या रहा है, वो वहाँ से भाग क्यों नहीं जाता। कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे होते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। लेकिन इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि भाई उस बंदे से बहुत कुत्तों की तरह पीट रहा था। और इसको देख के जो रिपोर्टर होता है वो भी कह रहा होता है सिट यार, लगता है मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट करके गलती कर दी, क्या होगा अगर मैं इसको मरते हुए यहाँ पे लाइव रिकॉर्ड कर लूँ तो। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि सिट, अगर मैं यहाँ पे मरूंगा तो मेरे साथ मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा कमीने। लेकिन वो जो सूरा है ना वो सीधा अपने
एमसी के ऊपर एक स्लैश मारता है, जिससे अपने एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और वो जो रिपोर्टर है वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे वहां से भाग जाओ, तुम एक और स्लैश उसका सह नहीं पाओगे। और जो ऑनलाइन कम्युनिटीज है ना, वो भी उसको कमेंट कर रही होती है कि वहां से डॉज कर लो, वहां से भाग जाओ। लेकिन तभी जो अपना एमसी है ना, वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है और उसके हाथ को पकड़ के उसको पकड़ लेता है और अपने साथ बिल्डिंग के नीचे कूदने लगता है। और इसको देख के जो ऑनलाइन में जो लोग हैं वो बात कर रहे होते हैं कि अच्छा, वो उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसे कर सकते हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा बड़े हाइट में हो, क्या तुम बच पाओगे। लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जो अपना एमसी है वो उतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद क्या वो भी बचेगा। और तभी वो दोनों ना सीधे धड़ाम से नीचे गिरते हैं और लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या वो मर गया। और तभी हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो कि भागते हुए वहां पे जाता है और बार बार बस यही कह रहा होता है कि प्लीज गोल्डन मैन तुम मरना मत, मरना मत। लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है, वो देखते हैं कि वो जो सूरा है वो तो मर चुका है, लेकिन अपना लौंडा वहां पे है ही नहीं। वो इधर उधर उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वो ना बिल्डिंग के ऊपर देखता है, जहाँ पे वो जो टूटा हुआ ग्लास है उसके अंदर ना बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे। और इसको देख के जो ऑनलाइन पे सारे लोग उसको देख रहे थे ना, उनको पता चल जाता है कि अपना एमसी वहां से इसलिए नहीं हिल रहा था क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बच्चे थे। अगर वो वहां से चला जाता तो वो जो सूरा है उन सारे बच्चों को मार देता, और इसी वजह से अपना एमसी वहां से हिल ही नहीं रहा था। और इस चीज से अपने एमसी की वहां पे बहुत ज्यादा वाहवाही भी होती है और लोग बहुत ज्यादा फिक्र भी कर रहे होते हैं कि कहीं अपने एमसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी, कहीं वो कहीं पे मर तो नहीं गया। और देखते ही देखते ये जो न्यूज़ है वो आग की तरह हर न्यूज़ चैनल पे फैल जाती है। और यहाँ पे रात को अपना जो एमसी है वो अपने आप को पट्टी बांधते हुए वही न्यूज़ देख रहा था और सोचा होता है वो सूरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। अच्छी बात है कि मेरे पास अच्छे खासे जेन पॉइंट्स थे, इसलिए मुझे बस कुछ माइनर्स इंजरीज हुई। मैंने सच में ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई मेरी लड़ाई को वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होगा, लेकिन जैसे वो लड़ाई खत्म हुई मैं वहाँ से जल्दी ही निकल गया था। तो मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि किसी को मेरी आइडेंटिटी पता नहीं होगी। और वैसे भी अच्छी बात है कि वो जो सूरा है मेरे से लड़ने से पहले वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, नहीं तो उससे बचने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। और वैसे भी ट्रॉफी के बारे में तो मैं कहना ही भूल गया। हम देखते हैं उसके हाथ में सूरा की स्वॉर्ड होती है और उसके बाद तो हमें बताता है कि जो सूरा लोगों की टेक्नोलॉजी होती है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक गोल्डन सिंग वाले सूरा की लड़ाई वाली तलवार है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन मैं इसको ऐसे ही किसी भी लड़ाई में यूज़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने वो वीडियो देखी है तो मुझे आसानी से पहचान सकता है, इसलिए सबसे पहले मुझे इसके कलर वलर को चेंज करना होगा। लेकिन तभी उसके हाथ में ना उस स्वॉर्ड की एक पीस निकल आती है और उसको लगता है कि कहीं उसने उसको तोड़ तो नहीं दिया, लेकिन तभी उसको उसके अंदर ना एक मेमोरी क्रिस्टल मिल जाता है। और इसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने लैपटॉप पे लगाते हुए कहता है इसके अंदर जरूर कोई अच्छी चीज़ होगी। लेकिन वो अंदर जैसे ही देखता है वो पूरा शौक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ना हार्ट रिवर्स स्लैश टेक्निक कैसे सीखी जाती है उसके बारे में वीडियो थी। और इसको देख के अपने एमसी और ज़्यादा खुश हो जाता है कि क्या सूरा लोगों की ये टेक्निक, इससे तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और उसके बाद जो अपना एमसी है उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और आखिरकार उसको प्रैक्टिस कर ही लेता है, जिससे वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करता है और वो बहुत ज्यादा खुश भी था। लेकिन तभी उसको ना कॉल आता है और एक कॉल था मिस्टर लीन का। और जो अपना एमसी है वो कहता है मिस्टर लीन क्या हुआ। और जो अपना लीन होता है वो हंसते हुए कहता है अरे सैन, आखिरकार तुम आजकल ये शेल्टर में दिखाई नहीं देते, वैसे मुझे तुमसे मिलना था। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम बाद में मिलते हैं, वैसे भी मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपना एमसी है वो जुआ और यंग के पास आता है और कहता है कमांडर यंग, देखिए मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा काइंड है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में नहीं जाना चाहता, मैं तो लॉन्गर के मिलिट्री स्कूल में जाना चाहता हूँ। और ये सुनते ही दोनों लड़कियां एक दूसरे के थोपड़े को देखती हैं और जो यंग है वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, जो ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल है वो इस अलायंस के टॉप 50 स्कूल्स में से आता है, और तुम हो कि लॉगर के मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हो जो कि यहाँ के टॉप 1000 के अंदर भी नहीं आता। और जो जुआ है वो भी समझाती है कि जो ब्लैक हॉक है वहाँ पे बेटर टीचर है, बेटर टेक्निक्स हैं और बेटर इक्विपमेंट्स हैं, और लॉगर वहाँ पे तो तुम्हें बैटल में जाने का या वॉरशिप चलाने की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेंगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। और वैसे भी अगर तुम वहाँ पे चले जाते हो और ग्रेजुएट हो भी जाते हो तो तुम्हारा जो करियर होगा मिलिट्री में वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ब्लैक हॉक में जाते हो हमारे रिकमेंडेशन से और अपनी आर्चरी स्किल से, तो तुम फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन पे प्रमोट हो सकते हो। और इधर जो अपना एमसी है वो तो सोचा होता है ये बात तो सही है, लेकिन जो ब्लैक हॉक है वो इस प्लेनेट पे है नहीं, और अगर मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो मेरी माँ और मेरी बहन का यहाँ पे ख्याल कौन रखेगा। और इस तरह से ना वो थोड़ा ना लाइक वो नाना कह रहा होता है। और जो यंग है वो उसे कहते हैं तुम होपलेस हो, लेकिन ब्लैक हॉक में जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। और तभी जो यंग है वो देखती है कि उसकी वीडियो की एनालिसिस हो चुकी है और वो ना ये जुआ को भी कहती है। और उसके बाद ये लोग टीवी में देखने लगते हैं और ये लोग और किसी की वीडियो नहीं बल्कि अपने एमसी की ही वीडियो देख रहे थे जब वो उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था। मॉन्स्टर मतलब उसी सूरा से लड़ रहा था। और इसे देख के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है मुझे पता था, मुझे उस कमीने को ढूंढना है जिसने ये रिकॉर्ड किया, मैं उसके पिछवाड़े में लात मारना चाहता हूँ। और उसके बाद हम जुआ को देखते हैं जो कि यंग से पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता चला। और जो यंग कहती है हाँ, जो चिल्लर भाई है वो थोड़ा बेवकूफ है। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी साला अलग ही नशे में होता है। वो सोचा होता है कि क्या मैं स्टूपिड हूँ, क्या इसको मैं हैंडसम नहीं लग रहा।
और तभी जो यंग होती है वो कहती है ये जो चिल्लर भाई है ये हेवनली सेंटर में से स्ट्रांग लोगों में से एक है, इसके पास विंग्स के जोड़े हैं, लेकिन इसने फिर भी इसके पास जाकर लड़ाई करने की सोची जबकि ये दूर से भी उसके ऊपर हमला कर सकता था। और ये सुनते ही जो जुआ होते हैं वो कहते हैं कि तुम सही कह रही हो, और ऊपर से ये जो सूरा है ये भी इंजर्ड लग रहा है, नहीं तो जो अपना चिल्लर भाई है वो तो इसके हाथों मारा जा चुका होता। और इन दोनों की बातों को सुनकर जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है यहाँ की लड़कियों का दिमाग तो घोड़े से भी तेज चलता है। और तभी जो यंग होते हैं वो कहती है चिल्लर भाई की ये सेकंड वीडियो है जो कि कैप्चर हुई है। पिछली बार जब इसकी वीडियो कैप्चर हुई थी ये टेस्ट हॉल पे था, और इस बार जब इसकी वीडियो कैप्चर हुई है इसके पास विंग्स हैं, आखिरकार ये है कौन। और तभी जो जुआ होते हैं वो कहती है जो चिल्लर भाई है उसके आर्मर और विंग्स हेवनली ब्लड बीस्ट के स्पिरिट से बने हुए लगते हैं, और वो आज तक कभी बो एंड एरो का यूज नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी ये हमारे सामने खड़े होपलेस बंदे से तो बेटर ही है। और जो अपना एमसी है वो कहता है कि अरे यार तुम भी किन किन का कंपेयर कर रहे हो, हम दोनों में 19-20 का नहीं 19-20 हजार का फर्क है, कहाँ मैं और कहाँ चिल्लर भाई। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है तुम अभी के लिए यहाँ से जा सकते हो, और हाँ मेरे सजेशन के बारे में अच्छे से सोचना कि आखिरकार तुम्हें ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में जाना है कि नहीं जाना। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो बाहर चला जाता है और वो सोचा होता है जुआ मेरे को बहुत ज्यादा ट्रेन करना चाहते हैं ताकि मैं एक एलाइट सोल्जर बन जाऊँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, और वैसे भी अभी मैं 20 साल का भी नहीं हुआ तो मुझे मिलिट्री में सर्व करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी अगर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में चला जाता हूँ तो मैं अपने माँ और बहन के लिए बहुत ज्यादा पैसे जमा कर सकता हूँ यहाँ से जाने से पहले। और उसके बाद वो लिन को कॉल लगाता और कहता है कि मिस्टर लिन हमने लास्ट टाइम जो 5% जेट स्टील कंटेंट के एरो के बारे में हमने बात की थी, क्या तुम उसको किसी पर्सन के हाथों मेरे यहाँ पे डिलीवर करवा दोगे। और जो मिस्टर ली होता है वो कहता है सैन क्या तुम्हें बस 2 ही चाहिए, मेरी जो फैमिली है वो जेट स्टील को मैन्युफैक्चर करती है, तो तुम चाहो तो और भी ज्यादा खरीद सकते हो, मैं तुमको बहुत ही ज्यादा सस्ते में दूंगा, या फिर तुम मुझे अपने साथ लेके जाना नहीं चाहते, देखो मैं तुम्हारा सच में बहुत ज्यादा काम आऊंगा, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगा। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है देखो जो जगह वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पे तुम जाके अपने आप को रिस्क में मत डालो, और वैसे ही मुझे बस 2 ही एरो की जरूरत है, अगर मैं ज्यादा लकी हुआ तो मैं वापस आने के टाइम पे एक म्यूटेंट ग्रेचर थैंक यू गिफ्ट के तौर पे लेके आऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद जहाँ पे जो अपना एमसी है वो प्रिपेयर हो गया ना उसी स्वैम्प को ढूंढने के लिए चला जाता है जहाँ पे उस पोस्ट में उसके बारे में लिखा गया था कि वहाँ पे वो एरो मिलते हैं, और फाइनली 2 दिन के बाद वो उसे ढूंढ लेता है और कहता है आप मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, भले यहाँ पे कितना ज़्यादा खतरा क्यों ना हो, मैं उस एरो टाइप के 20 सोल को लेके ही आऊँगा। और उसके बाद जो अपना एमसी है वो उस स्वयं पे ना घूमी घूमी करता है जहाँ पे उसको ना बहुत अलग अलग तरीके के जानवर दिखते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और पावरफुल थे। पता नहीं इस मेंढक का चमगादड़ में उसको क्या दिख गया, लेकिन तभी उसकी नज़र ना एक सांप पे जाती है और उसके बाद वो अपने बो एंड एरो को लेके सीधे उसके ऊपर हमला करता है और उस सांप को मार लेता है। और हम देखते हैं उसने अपने एरो पे ना एक स्ट्रिंग लगा रखी थी जिससे वो अपने एरो को ना बार बार यूज कर सकता था। और ये जो सांप था ना वो एक म्यूटेंट रैंक का घोस्ट टूथ स्नेक था जिससे उसको कोई 20 सोल तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ अगर वो उसको खाएगा तो उसको 0 से लेकर 10 तक डिवाइन जेन पॉइंट मिल सकते हैं। और ये देख के अपना लोंडा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और एक एक करके वहाँ पे मछलियों को भी मारने लगता है, जहाँ पे पहले उसको तो कोई 20 सोल नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको फाइनली एक 20 सोल मिल ही जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन्हीं सारी मछलियों को पका के खा रहा होता है और अपने बिल्ली से कहता है मियाओ मुझे यहाँ पे आए हुए बस कुछ ही टाइम हुए हैं और मुझे ऑलरेडी 31 म्यूटेंट 20 सोल के पॉइंट्स मिल गए। आखिरकार ये जगह मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा लकी साबित हुई। और हम देखते हैं उसको ना उस मछली से ना एक स्पीयर टाइप का 20 सोल वेपन मिला होता है जो कि एक ना म्यूटेंट रैंक का था, और इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये जो म्यूटेंट रैंक के वेपन होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ना अगर हल्के से टूट भी जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिपेयर हो सकते हैं। अब ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना किया जाए, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वहाँ पे कोई चीज बहुत तेज से आई है और वो भी कहता है कि कौन है वहाँ पे। और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी म्यूटेंट टाइप की ईगल बीस्ट है और इसे देख के वो भी सोच रहा होता है इतनी बड़ी फ्लाइंग टाइप की म्यूटेंट बीस्ट नॉर्मली ये तो लोगों के ऊपर हमला नहीं करते, तो ये यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन तभी उसके ऊपर से एक बंदा नीचे उतरता है और वो कहता है हे बच्चे वो खाना तुम्हारा है ना, मैं ये तुमसे ट्रेड करना चाहता हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो भी सोचा होता है अच्छा तो ये एक बैठने वाला 20 सोल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के डार्क स्वैम्प पे मेरे अलावा कोई और भी आने की हिम्मत कर सकता है। और उसके बाद वो उससे कहता है देखो मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो बंदा है ना कुछ समझता नहीं है और वो सीधे जाके ना वहाँ से एक चम्मच खा लेता है और जैसे ही खाता है उसको एक म्यूटेंट जेन पॉइंट मिलता है और इससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे एक म्यूटेंट जेन पॉइंट मिल गया, क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बस म्यूटेंट क्रिएचर भरे हुए हैं। और उसके बाद तो अपने एमसी से कहता है देखो मैं तुमको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये चुपचाप तुम मेरे साथ ट्रेड कर लो नहीं तो मेरा ये जो म्यूटेंट बीस्ट है वो तुम्हें खा लेगा। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ ट्रेड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो अपने मन में सोचा होता है ये बच्चा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, इसको तो एक लेसन सिखाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने छोटे से डैगर से अपने एमसी के ऊपर हमला करते हैं, जहाँ पे उसका डैगर अपने एमसी के ऊपर लगता तो है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। और इससे वो जो बच्चा है ना वो भी सदमे में चला जाता है कि साला आखिरकार इसको मेरे एलॉय नाइफ से कुछ हुआ क्यों नहीं। और जो अपना एमसी वो कहता है कि क्या एलॉय नाइफ,
तुम्हारी आखिरकार हिम्मत कैसे हुई इस तरह के कचरे वेपन से मेरे ऊपर हमला करने की। और उसके बाद अपने स्पीयर से उसको तोड़ देता है और देन उसको चिल्लाते हुए कहता है पहले तुम ये जानो कि आखिरकार तुम किससे लड़ सकते हो। और उसके ऊपर हमला करता है, जहाँ पे वो जो बच्चा है उसको बड़ी मुश्किल से डॉच करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके गालों में ना एक स्क्रैच आ गया है और वो कहता है अरे मेरा हैंडसम फेस तुमने बिगाड़ दिया। और उसके बाद वो सीधा अपने चिड़िया के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है देखो बच्चे, आज तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देन उसके बाद तो वहां से भागने लगता है। और यहाँ पे जो अपना एमसी है वो भी अपने पंख निकालते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा क्योंकि तुम उड़ सकते हो। और देन वो उसका पीछा करने लगता है और इसको देख के इसकी भी फट जाती है कि साला ये उड़ भी सकता है। और आखिर ये इतनी ज्यादा तेजी से उड़ कैसे रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि इसके पास एक सीक्रेट रैंक का 20 सोल है? और जो अपना एमसी है वो कहता है कि हाँ सही जवाब, अब तुम्हें अपने पिछवाड़े में ये लेना होगा। और देन उसके बाद तो उसकी गुफा खोद देता है और कहता है बस एक और छेद से थोड़ी ना होगा, मैं एक और दूंगा। और उसके बाद तो वो एक और छेद कर देता है, जहाँ पे इसको देखते ही जो बच्चा वो चिल्लाते हुए कहता है ओ मेरे लॉर्ड प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अगर आपने यहाँ पे और एक छेद किया तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये छन्नी है या मेरा पिछवाड़ा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत हरकतें कर दी। और इसी तरह से वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पिछवाड़े में 3 गुफा खुद चुकी होती है और आखिरकार वो अपने आप को सरेंडर कर ही देता है। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ये दोनों नीचे आ चुके होते हैं और जो अपना एमसी कहता है देखो बच्चे, तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे कोई ना अच्छा सा इन्फॉर्मेशन दो, जैसे कि आखिरकार वो ब्लैक स्टिंग बीस कहाँ पे है। और ये सुनते हुए बच्चा कहता है ब्लैक स्टिंग बीस वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं कभी भी वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही सीन में देखते हैं कि हाँ ये लोग उसी के पास ही जाते हैं, जहाँ पे वो जो बच्चा वो कहता है सर यहाँ पे नीचे ही ब्लैक स्टिंग है, लेकिन ये उनके किंग वाले हैं, तो क्या आप पक्का श्योर हो कि आप नीचे जाना चाहते हो? और यहीं पे ही हमें इस बच्चे का नाम पता चलता है जो है लू उई हान। और जो अपना एमसी है वो उस बच्चे के पीठ में थपथपाते हुए कहता है देखो बच्चे, अगर तुमको अपना पिछवाड़ा बचाना है ना तो प्लान के अकॉर्डिंग चलो, अगर सब कुछ सही रहता है तो एंड पे मैं तुमको म्यूटेंट बीस्ट के कुछ टुकड़े दे दूंगा। और वो जो बच्चा है वो भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जिसके बीस्ट के पैरों पे ना एक बहुत बड़ा पत्थर था और वो उसी को ही लेके उड़ रहा होता है। और वो कहता है आखिरकार ये बंदा है कौन? जब से मैं इस सेंचुरी में एंटर हुआ हूँ तब से मैं डार्क स्वैम्प पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं आखिरकार कितना ज़्यादा अनलकी हो सकता हूँ जो मैं इस तरह के परवट के हाथों पड़ गया। और उसके बाद वो जो बच्चा है ना उस पत्थर को उन ब्लैक स्टिंग बी के लाइक घोंसले के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पे ना वो सारे बीज उसका पीछा करने लगते हैं और वो भी बहुत तेजी से वहाँ से भागने लगता है। और जो अपना एमसी है जैसे इसको देखते हैं वो भी कहते हैं अब मेरा मौका आ गया, और पूरी तेजी से वो सीधा नीचे आने लगता है और एक एक बी को अपने स्वॉर्ड से काटने लगता है। और जो पहला बी था वो एक सीक्रेट रैंक का ब्लैक स्टिंग बी था जिसे उसको डिवाइन जेन पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी तरह से वो ना लगातार बहुत सारे बीस को मारता है और एंड पे उसको एक म्यूटेंट रैंक का 20 सोल मिल ही जाता है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि वापस सेंचुरी पे आता है और उससे हमें पता चलता है कि उस डार्क स्वैम्प पे उसको टोटल 48 म्यूटेंट जीन पॉइंट मिले होते हैं और उसके साथ 26 डिवाइन जेन पॉइंट्स मिले होते हैं। और इसी तरह से अगर वो चलता रहा तो उसको इन दोनों को मैक्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यही सब चीजें सोच के वो जा ही रहा होता है कि तभी वो देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा तेजी से ना भागदौड़ कर रहे हैं और वो लोग किसी कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको रजिस्टर करने का आज आखिरी दिन है। और इसको सुनते ही अपने एमसी को याद आता है कि वो कुछ दिनों से बाहर था, इसी वजह से इसके बारे में भूल गया था। ये एक मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन है, जो इसके टॉप 10 में आएगा उनको रैंडमली एक सेक्रेट रैंक का 20 सोल मिलेगा और अपना एमसी इसको मिस नहीं कर सकता। और उसके बाद जो अपना एमसी वो जाके वहाँ पे रजिस्टर करवाता है और जैसे ही अपना एमसी वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाता है तो वो देखता है कि उसका जो नंबर है वो है 8888। और इसे देख के वो भी कहता है कि क्या इतना बड़ा नंबर, लगता है इस साल कुछ ज्यादा ही लोग हाइप्ड है। और वो सोचा होता है मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे किस तरह के ओपोनेंट को एनकाउंटर करना होगा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसके बाद हम अंदर देखते हैं जहाँ पे लोग कुत्तों की तरह चिल्ला रहे होते हैं जाओ और मरो, जाओ और मरो। और जो अपना एमसी हो भी ये सब चीजें देख के वो सोचा होता है, लगता है रूल्स हर साल की तरह सेम ही है। यहाँ पे 100 लोगों का एक पूरा ग्रुप नीचे उतारा जाता है जहाँ पे ये लोग फ्रीली किसी भी तरह से लड़ सकते हैं और जो आखिरी में बचेगा वही यहाँ पे ऊपर जा सकता है। ये पूरा एक्यूरेट है, 100 में से एक ही बचेगा। और इस बार यहाँ पे टोटल 50 से भी ज्यादा ग्रुप्स है और मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरा जो ग्रुप है वो तो 80 के बाद ही आएगा, तो शायद आज तो मैं यहाँ पे लड़ नहीं पाऊंगा। तो चलो कोई अच्छी सी याद देख के यहाँ पे व्यू को एंजॉय करते हैं। और ये सब वो कही रहा होता है कि तभी उसके पास ध्यान आता है और कहता है और नसेड़ी भाई क्या हाल चाल है, जरा अपने नंबर बता सकते हो? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम लोग सेम ग्रुप पे हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें पीटने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो अपना एमसी वो कहता है अरे यार मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस देखने आया था। लेकिन पता नहीं क्यों इस चीज से अपना अतियान का चेला लुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है साले डरपोक कहीं के, आखिरकार तुम एक मर्द की तरह पैदा ही क्यों हुए हो, मुझे तुम कोई भी चांस मत दो, नहीं तो मैं तुमको यहाँ पे मार डालूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे जुआ आ जाती है और कहती है
तो त्यान तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि तुम्हारा मैच तो आने ही वाला है। और जो त्यान है वो कहता है अरे बहुत बढ़िया, मैं पक्का से हूँ कि मैं एडवांस क्वालिफिकेशन में तो पहुंच ही जाऊंगा। और तभी जो त्यान है उसकी बारी भी आ जाती है और वो जुआ से कहते हैं चलो मेरी बारी आ गई, जुआ तुम मेरी लड़ाई जरूर देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और त्यान के जाने के बाद जो जुआ होती है अपने एमसी से कहती है क्या तुम त्यान से डरते हो, और जो अपने एमसी वो कहता है कि हाँ। और जो जुआ है वो पूछते हैं क्यों, और जो अपने एमसी है वो कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसके अलावा वो स्टार यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का यंग मास्टर है और मेरी तरह एक छोटा सा इंसान उसके साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकता। और तभी जो यंग होते हैं वो कहती है लेकिन जब तुमने पर्पल स्केल वेपन को उसके सामने मारा था तब तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत थी। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है हाँ सिन तुम अपने फैमिली को बचाना चाहते हो राइट, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे और त्यान के बीच तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को घसीटा जाए, इसलिए तुम उससे दूरियां बनाते हो। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है इसे ये पता था, मैं यही सोचा था कि क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकती है। वैसे भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे अपनी माँ और अपनी बहन को इन सब से दूर रखना होगा। और वैसे भी जो स्टार यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो मेरे फादर के डेथ से रिलेटेड है, इसीलिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और इस तरह से अपने एमसी को चुप देख के जो जुआ होते हैं वो कहती है लगता है तुम अपनी फैमिली की कुछ ज्यादा ही परवाह करते हो, इसलिए मैं लास्ट टाइम मौका दे रही हूँ, ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में जाने के बारे में अच्छे से सोच लो। और ये सुनते ही अपना एमसी पूछता है क्यों, और जो जुआ है वो उसे बताती है क्योंकि अगर तुम उस मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन करते हो तो मैं तुमको एक स्पेशल टीम में ज्वाइन करवाऊंगी जिसके टीम के हर एक मेंबर के फैमिली मेंबर्स को मिलिट्री खुद प्रोटेक्ट करती है, तो कोई भी उनको हार्म नहीं कर सकता, भले ही वो त्यान ही क्यों ना हो। और ये सुन के जो अपना एमसी वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा हाई पोजीशन लग रही है, आखिरकार वो टीम करती क्या है। और जो जुआ है वो कहती है अगर तुम उसे ज्वाइन करते हो तो तुम खुद ही जान जाओगे। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बाहर चल के जा रहा होता है और वो यही सोचा होता है कि शायद उसे उस मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन करने के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्या पता एक दिन त्यान सच में उसकी माँ और उसकी बहन के पीछे चला जाए, वो भी बस उसके वजह से। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस कॉम्पिटिशन के अंदर अपने एमसी की टीम ना उसी का ही इंतजार कर रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि आखिरी बंदा गया कहाँ पे, क्या वो डर के भाग गया। लेकिन तभी वहाँ पे अपने एमसी की एंट्री होती है और इसको देख के सब लोग कहते हैं कि क्या क्या ये वही है, मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा ना, ये तो साला अपना चिल्लर भाई है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना एमसी हो अपना चिल्लर भाई वाले रूप में आया होता है यहाँ पे लड़ने के लिए, और वो सोच रहा होता है हानसेन भले ही डरपोक हो सकता है लेकिन चिल्लर भाई ये तुमको जरूर पेल के जाएगा। और उसके बाद अपना एमसी क्या करता है वो तो तुम देख ही सकते हो, किसी को पंच, किसी को कराटे चॉप, तो किसी को खींच के एक लात मारता है और कुल मिला के 100 के 100 बंदे को ढेर कर देता है। और इसकी वजह से अपना एमसी इस राउंड पे क्वालिफाई कर लेता है और वो कहता है और कोई है जो मुझसे लड़ना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने एमसी का फैन बेस कुछ ज्यादा ही है भाई, हर कोई उसको चेयर कर रहा है, मतलब हर बंदा उसका फैन बन चुका है। और जो अपना एमसी है वो भी सबको थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसका मैच देखा और वही सुपर हीरो वाले वो पोज मारते रहता है। लेकिन तभी यहाँ पे ये 3 नमूने आते हैं और जो जुआ होते हैं वो कहती है चिल्लर भाई क्या हम बातचीत कर सकते हैं। और जो अपना एमसी है वो भी इनको देख के सोचा होता है आखिरकार ये बापू के 3 बंदर यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और हम तभी देखते हैं कि ये तीनों नमूने अपने एमसी को अपने अपने टीम में ज्वाइन होने का इनविटेशन देते हैं और जो अपना एमसी है वो भी कहते हैं अरे यार 3 बड़े बड़े ग्रुप लीडर्स मुझे ज्वाइन करवाने के लिए आए हैं, मैं कितना ऑनर महसूस कर रहा हूँ। और जो त्यान होता है वो कहता है देखो तुम ऑलरेडी मेरे 2-2 बार चीज़ें चुरा चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको यहाँ पे मौका दे रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अच्छा डिसीजन लो। और जो जुआ होती है वो कहती है देखो ये पूरे स्टील सेंचुरी में हमारा ग्रुप सबसे ज़्यादा बड़ा है और हम लोग कभी तुम्हारे लिए एलाय भी हैं, इसीलिए तुम भले कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन तुम नहीं चाहोगे कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाए, मैं सही कह रही हूँ ना। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है देखो यार मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, मैं भी एलाय बन के रहना चाहता हूँ और उसके अलावा मुझे अकेला रहना है, तो मुझे अकेला छोड़ दो ना। और तभी जो वहाँ पे लुओ होता है वो कहता है देख भाई चिल्लर तुम हमें ज्वाइन करने के लिए रिफ्यूज कर सकते हो, मैं वो चीज़ मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुमने बहुत सारे सीक्रेट क्रिएचर भी ऑब्टेन किए होंगे, तो क्या तुम मुझे मेथड बता सकते हो। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है ये नमूने की गेसिंग तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन मैं इनको ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं सारे बीस्ट को साला क्रिस्टल खिला के इनको इवॉल्व करता हूँ। और उसके बाद जो अपना एमसी वो कहता है क्या मतलब कि मेथड, मैं बस बहुत ज़्यादा लकी हूँ, लेकिन मेरे पास हाँ कुछ म्यूटेंट क्रिएचर्स हैं, अगर तुम में से कोई इंटरेस्टेड है तो बताओ। और ये सुनते ही जो लुआ है वो खुश होते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारे पास कितने हैं बताओ, तुम बस प्राइस बताओ, मैं सारा लेना चाहता हूँ। और ये सुनते ही जो जुआ होती है वो भी चिल्लाते हुए कहती है कि क्या मतलब कि सारा लेना चाहते हो, हम क्या यहाँ पे झक मारने के लिए आए हैं। और तभी यहाँ पे जो त्यान है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर कौन है, मैं हूँ यहाँ पे अमीर, मैं हर एक बीस्ट का 1.5 बिलियन दूंगा, इसीलिए सारे बीस्ट मुझे ही चाहिए। और ये सुनते ही जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है जरा देखो इन नमूनों को, कुछ टाइम पहले एक दूसरे के दोस्त बन रहे थे और अब साला कुछ बीस्ट के लिए एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक स्वैम से मैं जो मीट लेके आऊंगा वो इस तरह से जल्दी यूज हो जाएगा। और उसका जो अपना एमसी है वो कहता है अरे अरे सुनो सुनो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ये म्यूटेंट क्रिएचर पैसों के बदले नहीं बेचने वाला, बल्कि मुझे इसके बदले सेंचुरी का एस जोन बाइंग क्वालिफिकेशन चाहिए। और ये सुन के तो ये लोग पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार इसको ये क्यों चाहिए। और जो लुआ है वो कहता है कि क्या तुम एस जोन के हाइपरजेन 8 खरीदना चाहते हो, लेकिन और जो जुआ होती है वो कहती है एस जोन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक के रिस्ट्रिक्शन के अंदर है, इसको पैसों के अंदर नहीं खरीदा जा सकता। और तभी जो त्यान होता है वो कहता है जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है फुलफिल करने के लिए,
क्या कहते हो, मैं तुमको 2 मिलियन ऑफर करता हूँ एक बीस्ट के लिए। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है देखो भाई मुझे तुम्हारे ये पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो वही चाहिए, अगर वो लेके आते हो तो बोलो मैं तुमको देने को तैयार हूँ, नहीं तो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी अपनी बहन के स्कूल में आया था और वो उसके टीचर से ना अपनी बहन को ले जाने की बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मुझे उसको कुछ टाइम के लिए लेके जाना पड़ेगा। जहाँ पे उसकी जो टीचर होती है उसका नाम होता है विन, वो कहती है कि देखो यार आज तक कभी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स इसको फैमिली मीटिंग में मिलने नहीं आया और पहली बार इसका भाई आया है वो भी इस रीजन से क्योंकि वो उसको यहाँ से लेके जाना चाहता है। और यहाँ पे जो अपना एमसी वो कहना है मुझे माफ कर देना, मेरी फैमिली थोड़ी बिजी थी इसलिए कभी फैमिली मीटिंग्स में आ नहीं पाई। और वो अंदर ही अंदर सोचा होता है अब मैं इनको असली रीजन तो बता नहीं सकता कि मैं अपनी बहन को घर इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि वो सेंट एंजल टेक्निक को सीख सके। और तभी जो उसकी बहन की टीचर होते हैं वो कहती है ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि तुम्हारी बहन के अंदर बहुत अच्छी पोटेंशियल है, वो बस अभी यहाँ पे नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स का ही यूज़ कर रही है, लेकिन अगर वो एडवांस न्यूट्रिएंट्स का यूज़ नहीं करेगी तो वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी और उनके बीच बहुत ज़्यादा बड़ा गैप रह जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली है वो इसके ऊपर ज़रा ध्यान दे और मैं इस चीज़ के बारे में सीरियस हूँ। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी कहता है कि क्या एडवांस न्यूट्रिएंट्स, और जो उसकी टीचर है वो कहते हैं कि हाँ जो हाई क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ में मदद करती हैं, जैसे कि उसकी इन्हांस फिजिक्स, इन्हांस मेंटल हेल्थ, और इसके साथ साथ वो बहुत ही चीज़ों में आगे बढ़ सकती है, इसलिए तुम स्टार्टिंग लाइन में ही तो उसको नीचे नहीं डालना चाहोगे ना। और तभी जो अपना एमसी है वो उससे पूछता है कि आखिरकार आप बता सकते हैं कि आखिरकार ये एडवांस न्यूट्रिएंट्स कितने के आते हैं। और जो उसकी टीचर है वो कहती है अगर ये एक एस रैंक के एडवांस न्यूट्रिएंट्स है तो पूरे साल की कॉस्ट 15 मिलियन आएगी। और वैसे भी तुमने अपनी बहन को सेंगहुआ स्कूल में डाला है, इसका मतलब इतने पैसे तो तुम लोग खर्च कर ही सकते हो। और ये सुनते जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है और ऊपर से मैं मदर को भी नहीं कह सकता कि वो इसके लिए पे करे। अभी के लिए सबसे आसान तरीका यही है मैं उस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके म्यूटेंट क्रिएचर बनाऊं और उनको बेच दूं। और उसके बाद हम अपने एमसी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी जो बहन है उस टेक्निक को बहुत अच्छे से सीख रही होती है और अपना जो एमसी है वो भी अपने बहन को इस तरह से बहुत तेजी से उसको सीखते हुए देख के खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा होता है। और उसके बाद अपने बहन के पास जाकर उसको कहता है अरे तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हो, जब माँ यहाँ पे वापस आएंगी तो तुम उनकी टीचर बन जाना और उनको भी ये सेंट एंजल टेक्निक सिखा देना। और जो उसकी बहन है वो भी खुश होते हुए कहती है कि क्या सच में मैं ये कर सकती हूँ। और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ तुम क्यों नहीं कर सकती हो, और हाँ एक और चीज तुम इस सेंट एंजल कल्टीवेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, ये हमारे फैमिली का सीक्रेट है ओके। और जब एस रैंक के न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तब तुम और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाओगी। और ये सुनते उसकी जो बहन है वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है बड़े भाई आप तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहती हूँ। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम जुआ और यंग को देखते हैं जहाँ पे जो जुआ है वो कुछ तो हरकत करने वाली थी और जो यंग है वो कहती है क्वीन जुआ क्या तुम सच में ये करने का सोच रही हो। और जो जुआ है वो कहती है अरे तुम चिंता मत करो ये तो कुछ भी नहीं है। और वैसे भी उसने अभी तक मेरे बातों का क्लियरली कोई जवाब नहीं दिया और मेरा पेशेंस खत्म हुए जा रहा है, इसलिए मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती और मुझसे भी मुझे उसके बारे में और जानना है। और जो यंग है वो भी कहते हैं कि हाँ वैसे ही मुझे लगता है कि वो बंदा काबिल नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम कह रही हो इसलिए मैं तुमको ये दे रही हूँ। और हम देखते हैं वो उसको ना कोई पिल देती है। और उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं बैटल रूम के अंदर जहाँ पे अपने एमसी और जुआ बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। और जो अपना एमसी है वो सोच रहा होता है कि इस औरत को हुआ क्या जो ये मेरे को कुत्तों की तरह मार रही है। और तभी जो जुआ है ना वो उसको खींच के एक लात मारती है जिससे अपना जो एमसी है वो नीचे गिर जाता है। और जो जुआ है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि पहले के मुकाबले तुम बहुत ज़्यादा स्लो इंप्रूव कर चुके हो, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था तुमसे। और उसके बाद तो उसको एक पानी का बोतल देके कहती है इसको जल्दी से पी के थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और जो अपना एमसी है वो भी जुआ को देख के सोचा होता है ये खुद भी थक चुकी है और ये मुझे आराम करने को कह रही है और वैसे भी से किसी ने बोला था कि मुझे कुत्तों की तरह पीटे। और जैसे अपना एमसी उस पानी को पीता है उसको कुछ महसूस होता है और तभी जो जुआ है वो उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें मेरी बॉडी कैसी लगती है। और तभी हम देखते हैं अपने एमसी के अंदर ना उसकी जो आइस जेट टेक्निक है ना वो एक्टिव हो जाती है और अपना एमसी नीचे गिर जाता है और वो सोचा होता है मेरी आइस जेट बॉडी टेक्निक अचानक से एक्टिव होगी, क्या इसका मतलब इसने यहाँ पे स्लीपिंग टैबलेट डाले थे और आखिर इसने ये सब क्या क्यों। लेकिन तभी जो जुआ है ना उसके पास आती है और प्यार से कहती है हानसेन जरा सच सच बताना तुम्हें मेरी बॉडी कैसी लगती है। और जो अपना एमसी है ये सब देख के सोचा होता है अबे इसको हो क्या गया है और आखिर ये मुझे सेड्यूस क्यों करना चाहती है। अभी के लिए मैं इसको नहीं बताऊंगा कि मैं हिप्नोटाइज नहीं हुआ हूँ, जरा इसके मजे लेते हैं। और उसके बाद कहती है बूब्स मुझे तुम्हारी बड़े बूब्स पसंद है। और जो जुआ होती है वो कहती है कि क्या। और जो अपना एमसी वो कहता है कि हाँ ये कितने ज़्यादा बड़े और बाउंसी हैं। और जो जुआ है वो सोची होती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे के सारे ठरकी। और उसका जो जुआ है वो कहती है ठीक है फिर मैं तुमको ये टच करने दूंगी। और उसका जो अपना एमसी है ना वो धीरे धीरे अपने हाथ को उसको पकड़ने के लिए बढ़ाता है, लेकिन जो जुआ होती है ना उसको एक थप्पड़ मार के नीचे कर देती है। और वो सोची होती है देखो कितना ज़्यादा ओबीडियंट बन रहा है, लगता है ये टोटली हिप्नोटाइज हो चुका है। और उसके बाद तो उससे पूछती है
वैसे हानसेन, क्या तुम चिल्लर भाई हो? और जो अपना एमसी है वो कहता है कि नहीं। और तभी वो उसे कहती है, तो मुझे एक और सवाल का जवाब दो कि आखिरकार तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में जाना क्यों नहीं चाहते? और जो अपना एमसी है उसे सच्चाई बता देता है, क्योंकि जो ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल है वो मेरे होम प्लेनेट पे नहीं है और मैं अपनी माँ और बहन को छोड़ के नहीं जा सकता। और तभी जो जुआ है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, लेकिन वो अपने एमसी से एक और सवाल पूछती है, वैसे हानसेन तुम जरा ये सच सच बताना, अपने दिल में तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? और जो अपने एमसी वो कहता है कि अच्छा तुम क्वीन जुआ, तुम इस दुनिया में मैंने आज तक जितने भी देखे हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, इस पूरे स्टील आर्मर सेंचुरी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की। और ये सुनते ही जो जुआ है ना वो कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाती है और सीधे अपने एमसी को खींच के एक थप्पड़ मारती है। और अपने एमसी सीधे उठते हुए कहता है, अरे पागल हो रहा, तुम ये कर क्या रही हो और आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया था? लास्ट टाइम मुझे इतना याद है कि तुमने मुझे एक पानी की बोतल दी थी और उसके बाद, लेकिन इससे पहले कि और कुछ कह पाता, जो जुआ होते वो कहती है, तुम कुछ ज़्यादा ही थक गए थे इसलिए बेहोश हो गए थे और मैं तो बस तुमको उठा रही थी। और इधर हम जुआ को देखते हैं जो कि सोची होती है कि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हूँ, मैं उससे और भी ज़्यादा सच्चाई निकलवा सकती थी। और इधर जो अपना एमसी है वो भी हंसते हुए सोच रहा होता है, क्वीन जुआ आखिर में एक लड़की ही तो है, इतनी ज़्यादा तारीफ वो भी नहीं संभाल सकती। और वैसे भी मेरी इस एक्टिंग के बाद आप वो मेरे ऊपर जिंदगी में कभी सस्पेक्ट नहीं करेगी। और उसके बाद हम देखते हैं जो अपना एमसी है वो जाते हुए सोच रहा होता है, इसी तरह से अब मैं इसका कवर लूंगा और फ्यूचर में अगर मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ तो लोगों को बस यही लगेगा कि मैं इसके सहारे स्ट्रॉन्ग बना हूँ और इसी के साथ मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो भी मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं फ्यूचर में ए चिल्लर भाई का आइडेंटिटी छोड़ दूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे देखते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी है और लीन को अपना वही गांजा वांजा सप्लाई कर रहा था, वही उसके म्यूटेंट बीस्ट। और वो कहता है, यंग मास्टर लीन, मैंने तुम्हें जो बोला था वो मैंने कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली 2 बड़े वाले रख रखे थे और स्पेशली मैं वेट कर रहा था ताकि मैं इसको तुम्हें दे सकूं और मैं किसी का अटेंशन ग्रैब ना करूं। और जो मिस्टर लीन है ना वो भी उसको खोल के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे भैया सैन, तुमने तो बहुत तगड़ा काम किया यार और मैं भी मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारा काम अच्छे से करूँ। लेकिन पता नहीं वहाँ पे ना कहीं से तो अपना ध्यान टपक पड़ता है और वो कहता है, यंग मास्टर लीन, आखिरकार आप इस कमीने के साथ क्या कर रहे हैं? और जो अपना लीन होता है वो कहता है, देखिए त्यान जी, मुझे पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो लफड़ा चल रहा है, लेकिन ब्रदर्स एंड मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ये जो भी ये लफड़ा वफड़ा है ना वो आज ख़त्म कर दिए। जहाँ पे जो अपना लुओ होता है वो कहता है ऐसे कैसे ख़त्म करते हैं, लेकिन जो त्यान है ना उसको रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, यहाँ से हम चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे बस हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है, कल तुम्हारा उस चिल्लर भाई से लड़ाई है इसलिए तुम्हें ठीक से प्रिपेयर रहना होगा। और ये सब सुन के जो अपना एमसी है वो भी मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो मेरी अगली लड़ाई इस कमीने के साथ है, अब मैं इसको दिखाऊंगा कि साल आखिर मैं एक चीज़ क्या हूँ। और उसका हमारा सीन कट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं वही मार्शल हॉल पे, जहाँ पे इन लोगों की वही लड़ाई वड़ाई होने वाली है, जहाँ पे अपना जो मुकेश भाई है वो तो अपने एमसी का सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे वो जो है ना, अरे तुम्हें याद होगा यंग के वही ट्रेनिंग वाले कोचिंग सेंटर में एक बंदा था ना जो एटीट्यूड दिखा के चला गया था, हाँ वही, वो तो अपने लोगों के सपोर्ट में होता है कि लो पेल डालेगा। और तो जो अपना मुकेश भाई है ना वो साइड में ना एक ऐसे मतलब बंदे को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा होता है और वो कहता है, भाई कॉस्प्ले वाला इवेंट कहीं और है, इधर काहे घुसे हो? और तभी हम देखते हैं वही जो कमांडर है वो कहता है, अरे वो जो चिल्लर भाई वो तो यहाँ पे मरने वाला है, उसने वैसे भी त्यान के 2 निवाले छीने हुए हैं, तो लो इस बार इससे बदला लेने का मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो मुकेश भाई है वो तो फुल टू भाई अपने एमसी के सपोर्ट में होता है और कहता है, देखो भाई मेरे ब्रदर के पास बहुत सारे सेक्रेट बीज सोल है, और रही बात लुओ की तो उसका तो मुझे ऐसे पता नहीं है, वैसे उसके पास होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है और बिना दिमाग के वो किसी काम के नहीं है और इसीलिए वो चिल्लर भाई के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और ये सुनते ही वो जो अपना कमांडर वाला बंदा होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है चलो फिर सट्टा लगा लेते हैं, अगर जो लुओ है वो उससे 1 मिनट से ज़्यादा टिक जाता है तो तुम्हारा वो जो 20 सोल है वुल्फ वाला वो मेरा हो जाएगा। और ये सुन के जो मुकेश है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और तभी जो यंग है वो कहती है, अरे यार तुम मर्द लोग भी ना कितने ज़्यादा बोरिंग होते हो, ये बैटल तुम्हारे बीच है भी नहीं और तुम लोगों ने अपने 20 सोल को दाव में लगा दिया। और तभी वहाँ पे ना उन दोनों के बैटल की अनाउंसमेंट हो जाती है और वहीं पे साइड पे जो फैंसी ड्रेस वाला बंदा बैठा था ना वो खड़ा हो जाता है और पता चलता है यही अपना लोंड है जो कि अपने वही चोगा वोगा हटा देता है। और इसको देख के जो यंग है ना ये भी शौक हो जाती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये कैसा बंदा है, मैं तो इसको सेंस तक नहीं कर पाई। और रही बात मुकेश की, वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है, भाई छोड़ियो मत उसे, उसकी गुफाई खोद डालना। और यहाँ पे जो अपना एमसी है वो भी सोच रहा होता है, अबे मोटा भाई तुम मेरे को यहाँ पे गंदा फंसा क्यों रहा है? और इधर जो लुओ है वो भी कहता है, अच्छा भाई आज तो तेरे को कुत्तों की तरह पेलूंगा। और उसके बाद हम अपने एमसी के स्टेटस को देखते हैं, जहाँ पे जो अपना एमसी वो सोच रहा होता है, मेरे स्टेट्स इतने ज़्यादा बुरे नहीं है, मेरे पास 3 सेक्रेट रैंक के 20 सोल हैं और उसके साथ 4 म्यूटेंट 20 सोल्स हैं। हालांकि ये सोचा जाए तो मेरा जो म्यूटेंट 3 है कैट है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन जो लुओ है उसका जो ब्लैक म्यूटेंट बैराकोटा है वो भी बस पानी में ही चलने के काम आता है। और उसके बाद वो मैदान में आ जाता है और तभी उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जो लुओ है और सीधे एक सेक्रेट रैंक का 20 सोल बाहर निकालता है जो कि एक गोरिल्ला वाला था और वो एक गोरिल्ला में बदल जाता है। और इसको देख के जो वो कमांडर होता है ना वो हंसते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि त्यान ने लुओ को एक सेक्रेट रैंक का 20 सोल दिया है, लगता है मैं तो अभी से ही जीत रहा हूँ।
और इधर हम मुकेश को देखते हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है क्योंकि उसके पास सेक्रेटरी रैंक के 20 सोल आ गया। अब उसको इस बात का डर है कि अपना एमसी उसको 1 मिनट के अंदर पेल पाएगा कि नहीं पाएगा। अगर उसने उसको 1 मिनट के अंदर नहीं पेला तो इसका म्यूटेंट 20 सोल तो गया उसके हाथ से। और हम देखते हैं दूर से जो त्यान है ना उसको देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है साले कमीने चिल्लर भाई, मैं तुमको अपने हाथों से मार तो नहीं पा रहा लेकिन वो तुमको तड़पा तड़पा के पेन देगा। और उसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने वही सेक्रेटरी रैंक के जो भी आर्मर्स होते हैं सबको मिला के भेलपूरी बना लेता है और सीधे लो को कहता है अच्छा लो जरा बताओ मुझे तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी है मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की। और उसके बाद सीधे वो लुओ के ऊपर हमला कर देता है लेकिन जो लुओ है वो सीधे एक पंच मार के अपने एमसी का भाला ना उसके हाथ से दूर हटा देता है। और ये देख के ना बाकी लोग पूरा शौक हो जाते हैं और जो त्यान होता है ना वो तो खुशी से सोच रहा होता है मार डालो साले को। और इधर जो लुओ वो अपने छप्पन का सीना पीटते हुए ना चिल्लाते हुए सीधा अपने एमसी की तरफ बढ़ता है और जो अपना एमसी है वो भी बहुत तेजी से उसके पास बढ़ता है। और हम देखते हैं अपना जो एमसी है वही वो सूरा वाला जो ब्लेड था ना उससे उसके ऊपर एक स्लैश मारता है जिससे जो लुओ है ना उसका बहुत ज्यादा खून निकलता है और एक बार में बंदा लेट जाता है। और इसको देख के ना सब लोग सदमे में चले जाते हैं कि अचानक से यहाँ पे हो क्या गया। और वो जो कमांडर होता है ना वो तो अलग ही सदमे में होता है क्योंकि अपने एमसी ने लोगों को बस 9 सेकंड में पेल दिया था। और इधर मुकेश भाई उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, वो बंदा तो भाई जीत की खुशी बना रहा होता है क्योंकि आप उसको ना इस कमांडर का वही 20 सोल मिल जाएगा। और त्यान यहाँ पे वो तो कहता है मेरा सीक्रेट 20 सोल एक बार में हार गया, साला यूजलेस लो तुम किसी काम के नहीं हो। और इधर हम लुओ को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म पे आ जाता है और सच में उसकी हालत बहुत ज़्यादा बर्बाद थी। आप ये जिंदा या मर गया ये तो मुझे भी नहीं पता। और हम पूरे स्टेडियम को देखते हैं जो बस अपने एमसी के नारे लगा रहे होते हैं कि चिल्लर वाई चिल्लर वाई चिल्लर वाई। और वो भी हंसते हुए सोचा होता है साला कमीना त्यान, इसकी किस्मत अच्छी थी कि इस बार ये मेरे सामने नहीं था। और जो त्यान है ना वो भी समझ जाता है कि अपना एमसी उसी को ही घूर रहा है। और जो त्यान है वो भी कहता है साले कमीने तुम बस वेट करो, मैं तुमको इतना पेन दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं मुकेश भाई को जो कि कमांडर का 20 सोल लेके ना मजे से घूम रहा होता है। और जो लोग हैं ना वो भी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि भाई तू लकी है जो तेरे को ये आराम से मिल गया बिना कुछ मेहनत के। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि सोच रहा होता है भले ही मैंने लोगों को मार डाला और इसके वजह से त्यान मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा है लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा विनर तो यहाँ पे मोटा भाई है। साले को बिना कुछ करे यहाँ पे बैठने वाला बीस्ट मिल गया, इवन मेरे पास भी ऐसा कुछ है नहीं। और तभी हम मुकेश को देखते हैं जो कि अपने एमसी के पास आते हुए कहते हैं अरे भाई सैन, वैसे मुझे अभी याद आया कि जो कैप्टन यंग है वो आपको ढूंढ रही थी, शायद कोई इंपॉर्टेंट काम है, आप जाकर उससे मिल के आ जाओ एक बार। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो भी कहता है अब वो सोच क्या रही है, मुझे नहीं लगता कि मैंने इस बार कुछ किया है। और उसके बाद ना वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन पीछे से जो मुकेश है वो कहता है अरे बड़े भाई क्या आप चाहते हो कि मैं अपने 20 सोल में आपको एक राइड दे दूं, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन जो अपना एमसी है वो कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। और वो अपने मन में सोचा होता है इतना दिखावा मत करो, एक दिन मेरे पास भी ऐसा होगा। और उसके बाद ना वो यंग के पास जाता है और कहता है कैप्टन यंग आप मुझे ढूंढ रही थी। और तभी जो यंग है वो कहती है स्टेशन हेड ने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि मैं तुमको एक स्पेशल ट्रेनिंग दूं, क्या तुम्हें ये पता नहीं था? हाँ। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी है वो भी सोचा होता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जुआ ने उस दिन मुझे हिप्नोटाइज किया था और उसके बाद से वो मेरे ऊपर सस्पेक्ट नहीं कर रही, अब मैं ऑफिशियली मिलिट्री पे ज्वाइन हो सकता हूँ। और तभी जो जुआ होती है वो कहती है आज से तुम्हें टेलीपोर्टेशन स्टेशन के मिलिट्री टेस्ट लॉबी में ट्रेनिंग लेनी होगी और स्टेशन हेड क्वीन जुआ को तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसीलिए मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और हाँ अगर तुम उस टेस्ट पे पास नहीं होते या तुम्हें ऐसा फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है तो तुम जब चाहे वहाँ से बाहर जा सकते हो। और वैसे भी तुम कोई स्ट्रॉन्ग मैन थोड़ी ना हो। और उसके बाद हम देखते हैं उसी मिलिट्री टेस्ट एरिया को जहाँ से जो अपना एमसी है वो टेस्ट दे के आ जाता है और वो कहता है कैप्टन यंग मैंने वो टेस्ट फिनिश कर लिया, आपको क्या लगता है कि मैंने कैसा किया? जहाँ पे जो यंग है वो उसको देखती है तो उसके सारे जो स्टैट्स होते हैं वो 10 पॉइंट में नहीं पहुंचे होते हैं और वो कहती है इसमें से एक भी स्टैट 10 पे नहीं है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी बुरा है। जहाँ पे जो अपना एमसी है वो तो अपना पसीना पोंछते हुए सोच रहा होता है मैं तो कब का 10 पार कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने असली पावर दिखा दूंगा तो तुम लोग क्या मेरे ऊपर भरोसा करोगे? और वैसे भी अपने असली पावर को छुपाना ज़्यादा मेहनत का काम है। और उसके बाद वो यंग से कहता है मैं अगली बार और ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा। और तभी जो यंग है वो कहती है ठीक है तो अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बंद करो और मुझे फॉलो करो, तुम्हें दूसरा भी करना है। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।